टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद। एक नया दिन एक नई एनर्जी लेकर आता है और उस एनर्जी को आपने कैप्चर करना है अपने पूरे दिन के लिए। और सुबह का वक्त वो एनर्जी कैप्चर करने के लिए बेहतरीन होता है। और सुबह अगर किसी ने रात का बचा हुआ सालन खाने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सुबह का जो वक्त होता है आपने हेल्दी तरीके से गुजारना है, शुरू करना है। सुबह सुबह ही अगर आप सालन अपने अंदर भर लेंगे तो पूरा दिन आपको सिर्फ उपकाइयाँ, डकारें, बदहज़मी ये होती रहेगी। थोड़ा सा सुबह उठे, पहले वर्जिश करें, थोड़ी वॉक करें, थोड़ा सा वक्त गर्म पानी पिए, थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, अपनी बॉडी को सेटल होने के लिए। आप चाहे रात को जितने बजे भी सोएं, लेकिन अपने काम पे जाने से पहले तकरीबन कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं कि नहीं भाई हम तो बस उठते ही गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं, या उठते ही यार वहाँ से बस पकड़नी होती है चले जाते हैं। ये टाइमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम करें अपनी हर मॉर्निंग को, हर सुबह उठ के ये टाइमिंग ज़रूर बनाएं कि आपने 1 से 1.5 घंटा पहले उठना है, अपने आप को वक्त देना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सेटल करना है, नहाना है और पानी पीना है बहुत सारा सुबह उठ के, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म है वो ज़रा तेज़ हो, चलना शुरू हो। और उसके बाद अगर आप सालन भी खाएं, आप पूरा बकरा खा जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी आधी नींद रख के इतना हैवी खा के सीधे काम पे जाएंगे तो सारा दिन गुनूदगी में और थकन में आपका गुजरेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी टिप है। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, उनका ज़्यादा वक्त घर में गुजर रहा होता है या ज़्यादा डेस्क जॉब होती है, बस एक टेबल कुर्सी के पीछे उन्होंने बैठना होता है। वो लोग ख़ास तौर पर अपनी डाइट का ज़्यादा ख्याल रखा करें, थोड़ा सा कम खाया करें, क्योंकि आपको पता है फ़ैट जब बढ़ना शुरू होता है, वज़न बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक का खदशा हो जाता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, आप हमेशा अच्छा महसूस करें और सेहतमंद रहें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जिया अली सिखाएंगी कि आप फिट किस तरह रह सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। एक और खूबसूरत सुबह के साथ हाजिर हूँ जिया अली। मैं समझती हूँ कि योगा लोगों तक इस मैसेज से पहुँचना चाहिए कि ये एक बिल्कुल आसान काम है। ये हर इंसान, हर एज ग्रुप जो है वो हर वक्त सिर्फ आपका पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। जब आपको लगे कि अब मेरे खाने में कोई 15-20 मिनट 25 मिनट बाद मैंने खाना खाना है, तो आप उसमें कोई भी आसान पोस्चर, बैठ के, खड़े होके, लेट के अपने आप को रिलैक्स कर लें, ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो भी बेहतर हो जाए। सो ये किसी भी टाइम करने के पोस्चर्स हैं। सुबह करें तो ज़्यादा हेल्पफुल है। सुबह करने से ये होता है, योगा या मेडिटेशन, मुराकबा, सांस की मशकें, कि आपका पूरा दिन ज़बरदस्त गुजरता है। रात को करने से ये होता है कि नींद बहुत अच्छी आती है, और जब आपकी नींद बहुत अच्छी आती है तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और सुबह फिर उठ के आपका दिल करता है कि भाई मेरी रात को योगा करने से मेरी नींद बहुत अच्छी हुई थी, तो अब मैं सुबह भी करने से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही योगा पोस्चर्स जो हैं, जैसे अल्लाह मियाँ ने, हुज़ूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज पूरा दिन 5 वक्त जो मुकर्रर की है, वो इसीलिए की थी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़े, अपने रूटीन के जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे निकल के आप जा नमाज पे आएँ, नमाज पढ़ें, थोड़े बॉडी पोस्चर करें, थोड़ा जो बॉडी पोस्चर करते हुए इनहेल और एक्सेल नेचुरली आप कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ योगा को अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी हेल्थ के लिए हर एज ग्रुप में जैसे आपकी इबादत है, इसी तरह इसको कनेक्ट करें अपने आप से और इसको ज़रूरी समझें ज़िंदगी में। जो इंसान अपनी बॉडी को मूव नहीं करता उसको बहुत सारी बीमारियों का इशू हो जाता है और उसको बहुत सारी नेमतों से महरूम हो जाता है, वो खाने पीने से महरूम हो जाता है, उसकी नींद बेहतर नहीं होती। सो यही कोशिश टीवी वन की है आपके साथ कि एक अच्छी सुबह में आपको जो है वो मेरे साथ कुछ बेसिक पोस्चर्स
टीच करूँगी मैं आपको, जिसमें आपको सिर्फ एक जो खौफ है लोगों को कि एक्सरसाइज करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम नहीं कर सकते, हमारा वेट ज़्यादा है। सो ये बेसिक चीज़ें आपकी हम जो है इसकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी वेट पे आप कंफर्टेबल बैठ के थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए एक बेहतर प्रोग्रेस दे सकेंगे। सो आज हम लोग जो है वो बेसिक बैठे में है, सांस बिल्कुल अपना नॉर्मल रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। नाक से सांस जो आपका आ रहा है और जा रहा है उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे 2 या 3 मिनट के लिए, या जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, जितनी देर तक आप आसानी से अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। एक ही दिन आप टीचर को फॉलो नहीं कर देंगे और एक ही दिन में आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपका कंफर्ट लेवल है बॉडी का, उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। तो बड़ा सा सांस लेंगे और रिलीज करेंगे, फिर सांस लेंगे और मुंह से रिलीज कर देंगे या नाक से रिलीज कर देंगे, जैसे आप कंफर्टेबल है। बड़ा सा सांस लेंगे, पेट को बाहर फुलाएंगे ताकि आपके सारे लंग्स और ऑर्गन्स जो हैं जिसमें एनर्जी है, सर्कुलेशन है, वो ज़रा खुल जाए, और छोड़ देंगे। बड़ा सा सांस लेंगे और छोड़ देंगे, और फिर बड़ा सा सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, जितना आसानी से झुक सकते हैं। हाँ, शुरू में अगर इतना भी झुका जा रहा है, इतना भी झुका जा रहा है, तो बस झुकना है, आगे झुकना है, थोड़ा सा स्ट्रेच लेके आना है अपनी। मैं क्योंकि बहुत सालों से योगा कर रही हूँ तो मैं ज़रा ज़्यादा झुक सकती हूँ, और इनहेल और एक्सहेल करते करते आपने राउंड लेने हैं, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल करते करते बड़े बड़े राउंड लेने की कोशिश करना है। अगर आप अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के करना चाहते हैं और ग्रिप रखना चाहते हैं तो ये भी ज़रूर कर लें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। फिर ऑपोजिट साइड, इनहेल और एक्सहेल। ये सुबह उठते साथ ही अगर आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही ये छोटी सी रूटीन अगर आप करना शुरू हो जाएं, सीखते रहें, करते रहें, सो आपकी लोअर बैक के इश्यूज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी ब्लॉक हुई हुई होती है वही आपको लोअर बैक का, और वही आपके जो मसल्स हैं यहाँ पे सारे, वो उसको वीक कर रही होती है। और डेफिनेटली जिनका पेट ज़रा ज़्यादा बड़ा हुआ होता है तो उनका वज़न जो है वो बॉडी का वो आगे की तरफ झुकाव होता है, तो आपके पिछले मसल्स जो हैं वो पेन में आ जाते हैं। सो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपने अपनी बॉडी को मूव करना है किसी भी एंगल में, ओके। और जब आपने राउंड किया है, थोड़ी देर ज़रा ज़्यादा हो जाए बैठे हुए, तो आप अपने पैरों को मूव कर लें। ऑफिस में बैठे हुए लोग, घरों में बैठे हुए लोग अपने पैरों की, एंकल्स की जितनी अच्छी मूवमेंट रखेंगे, जैसे मैं आपको ये साइड से भी बता देती हूँ, ये देखिएगा, ये आपने सिर्फ अपने पैरों को मूव करना है। दिन में 2 या 3 दफ़ा अगर अपने अपने पैरों को इस तरह मूव करने लग जाएंगे, दोनों पाँव को आपने ऐसे मूव किया, ठीक है, दोनों पाँव को खोला, एक अंदर एक बाहर, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना छोड़ना, रोकना नहीं है आपने, इनहेल एंड एक्सहेल। ये बेसिक, मैं कोई ऐसा पोस्चर नहीं शुरू में आपको करवाऊंगी फर्स्ट फ्यू वीक्स जो कि आपको लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता। सो हम लोग बहुत ईज रहते हुए, अब अगर आप इतने हाथ ईजिली रख सकते हैं तो इतने हाथ रखें और सिर्फ कमर को सीधी रखें। इनहेल और एक्सहेल, सांस बहुत ज़रूरी है हर वक्त, आपने हर पोस्चर में अपने इनहेल एक्सहेल, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल, इनहेल एंड एक्सहेल, थोड़ा सा और इनहेल एंड एक्सहेल, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ओके। अब ये देखिएगा कि हमने एक पाँव को अंदर रखा, एक को जितना इजीली आप बाहर रख सकते हैं, यहाँ लेके जा सकते हैं, यहाँ रखें, और अगर यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ भी रखें, एंड जस्ट स्ट्रेच, थोड़ा सा हल्का सा। शुरू में अगर आप यहाँ रख सकते हैं तो थोड़ा सा आगे झुकना है, दैट्स इट। आपके पिछले सारे मसल्स, आपकी बैक स्ट्रेंथ, दैट्स इट। दूसरे पाँव के साथ इनहेल एक्सहेल नहीं छोड़ना। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रही हूँ, मैं यहाँ तक भी जा सकूँगी आहिस्ता आहिस्ता,
आपने यहाँ तक रहना है, और अगर यहाँ तक है तो बस थोड़ा सा झुकना है और ब्रीथ करते रहना है। दैट्स इट। ठीक हो गया। अब साइड का एक पोस्चर है, बहुत आसान पोस्चर है, ये देखिएगा। इनहेल और एक्सेल, बहुत आसान। आपकी पूरी जो आपकी बैक है उसको आपने सिर्फ इनहेल और एक्सेल, सांस लेते हुए इनहेल और एक्सेल। पेट भी मूव हो रहा है, सारी लोअर बैक आपकी मूव हो रही है। इनहेल और एक्सेल, सांस नहीं छोड़ना। अगर आप सांस रोक के करेंगे, मेरी बात भी अगर आप सुन रहे हैं, तो आपने अपनी बॉडी को सांस से नहीं डिस्ट्रैक्ट करना, सांस जरूर लेना है। इनहेल, इसी पोस्चर का कंटिन्यूशन है, जैसे चक्की घुमा रहे होते हैं, जैसे पुराने लोग इसको। आप इनहेल एक्सेल नहीं छोड़ना। ऑपोजिट डायरेक्शन, इनहेल एंड एक्सेल। सारी बॉडी आपकी मूव कर रही है। अगर आपके ये एनर्जी पॉइंट्स जो हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन आपने ठीक कर ली सुबह, सो पूरा दिन आपका हेल्दी गुजरेगा। ठीक है। सांस की मश्क आखिर में करेंगे। बड़ा सा सांस लेते हुए हाथ ऊपर, और सिर्फ रिलैक्स करेंगे, नाक पे फोकस रखेंगे। जो भी मश्कें अभी आपने सारी की, जो भी एक्सरसाइज आपने सारी की, उनको फील करें। बॉडी में एक डिफरेंट तरह की सेंसेशन, डिफरेंट तरह की आपकी जो है वो फीलिंग है, उसको महसूस करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज हमने अपनी बॉडी का कनेक्शन जो है अपनी रूह के साथ मिलाने की कोशिश की है, अपनी सेंसेशन को फील करने की कोशिश की है। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त से। बहुत ही ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये जो खुद अपनी चेहरे पे करती हैं वो राज नहीं बताती हैं आप? मैं राज अभी बता देती आज हूँ। बता देंगी? बस चले, आज हम जानेंगे हुमैरा की वो राज जिसकी वजह से खुद इतनी खूबसूरत और इतनी जाज़िब नजर लगती है। जी, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? क्या बना रहे हैं आज हम? आज मैं वो चीज़ें बना रही हूँ जो हमेशा, वैसे तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं वही बताती हूँ, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पर जो स्किन टैन हो रही है, जो गर्मी का इस वक्त जो हमारे पास हब्स की कैफियत है, पसीना आ रहा होता है स्किन पे, और फिर जब बाहर निकलते हैं दम घुट रहा होता है, उसके लिए तो पानी बहुत ज़्यादा पिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ लेमन, जो विटामिन सी अगर आप लेंगे तो आपका स्किन का कलर भी इनहेंस होता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि आपने घर में बैठ के सिर्फ इन चीज़ों से आपने, एक तो मैं बता रही हूँ उपटन बनाना बता रही हूँ कि आपने उपटन किस तरह बना के लगाना है। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि बॉडी का स्क्रब किस तरह बनाना है, वो घर में बैठ के आप वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और टैन स्किन के लिए बेसन का इस्तेमाल हम करेंगे उपटन में, वो मैं बता रही हूँ। और कॉफ़ी के से हम डार्क सर्कल्स को और टैन को किस तरह रिमूव कर सकते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम जो उपटन बना रहे हैं उसके लिए अवेलेबल यहाँ आपके पास होना चाहिए बेसन होना चाहिए, चावल का आटा होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, खुश्क दूध होना चाहिए, और ये मैंने हरे मूंग की दाल है उसको पीस लिया है, और ये लाल दाल जो जैसे रेड हम दाल कहते हैं, यानी मसूर की दाल जो लाल वाली होती है, वो पीस के रख लिया है इसका पाउडर। हम पहले लेंगे बेसन जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये तकरीबन हम 2 टेबलस्पून भर के ले लेंगे क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है। मसूर की दाल हम लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, मूंग की दाल हरी वाली जो छिलकों वाली होती है वो भी 1 टेबलस्पून, चावल का आटा वो भी 1 टेबलस्पून, खुश्क दूध जो है वो हम लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और इसके अंदर जाएगी जो
टैन के लिए बेहतरीन होगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। ये सारा बना के आप रख लीजिए और जब आपको लगे कि आपने उपटन बना के अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे लगाना है, इसको आप फुल पानी में या रोज़ वाटर में, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आपने इसका बनाना है पेस्ट और थोड़ी देर के लिए इसको सोक करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये फूलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी देर में आप सोक होने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी और थोड़ा सा ऐसी हो जाएंगी कि स्क्रब टाइप का आपका फील होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी पे लगा के आपने अच्छी तरह इसको मसाज करना है। जब ये 60% ड्राई हो जाए फिर उसके बाद आपने मसाज करना है ऐसे ऐसे राउंड मूवमेंट में, ताकि कि आपका मेल बॉडी का हो, आपका फेस का हो, वो बिल्कुल ख़ास तौर पे जो टैन एरिया ख़ास तौर पे हो जाता है, ये वाला एरिया ज़्यादा होता है, आपके नकल्स हों, उस पर अच्छी तरह आपने मसाज करना है। और उसके बाद वाइप आउट करने के बाद आप कोशिश करें कि एक आइस क्यूब लें और उसका मसाज ऐसे ऐसे राउंड मूवमेंट में आइस क्यूब 2 लेके उसका मसाज करके आप देखिए आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। ये वो चीज़ें जो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा, जो आप करती हैं? जो मैं करती हूँ, क्योंकि ये पाउडर बना के मैं रख लेती हूँ अपने, जहाँ भी वॉश बेसन के पास आपके पास इजी अवेलेबल होता है, अपने सामने रखा हुआ होता है, तो डेली लगाना इजी होता है आपके लिए। तो ये दिन में आपने एक दफ़ा लगाना है, जो इस वक्त सीज़न चल रहा है। आप देखिए एक्नी की स्किन के लिए बेहतरीन है ये, आपका कलर भी इन्हेंस होगा, आपकी जो स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो भी आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इसी तरह से मैं बॉडी स्क्रब बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी शावर जेल आपके पास रखा हुआ है आप लीजिए, नहीं है तो सोप का एक झाग बना लें। आप उस शावर जेल के अंदर आपने नमक लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। कोकोनट ऑयल लीजिए 1 टीस्पून। इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी आपने सोक करने के लिए रख देना है। ये देखिए ये कंडीशन हो जाएगी। आपने शावर लेते हुए इस बॉडी स्क्रब को यूज़ करना है नकल्स पे, बॉडी पे, आपकी बॉडी में सॉफ्टनेस भी आएगी और आप देखेंगे कि आपका कलर भी बॉडी का एनहांस होना शुरू हो जाएगा इसके लगाने से ख़ास तौर पर, और ये बॉडी की डेड स्किन को भी रिमूव करेगा। तीसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, ख़ास तौर पे लोगों की शिकायत आती है कि जी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमें नींद पूरी नहीं हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मेरे पास जो चीज़ें हैं ये है हमारे पास एलोवेरा जेल। कोशिश करें कि आप घर में इसको ग्रो करें, क्योंकि मेरे पास मैंने एलोवेरा जेल का पौधा बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और मैं उसकी टेक केयर भी करती हूँ। ये फ्रेश एलोवेरा जेल है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। लेमन जूस है, तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं ये भी। अच्छा, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी आपके घर में कोई भी किसी भी किस्म की कॉफ़ी है, आप तकरीबन 1 टीस्पून कॉफ़ी लीजिए। कॉफ़ी लेने के बाद आप इसको भी सोक करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉफ़ी कलर एनहांस करती है। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी सी माइल्ड हो जाए फिर आपने इसका मसाज अच्छी तरह, मैं आपको बता दूं नकल्स पे किस तरह करना है। नकल्स पे हो गए, कोनियाँ हो गई, आपके पैर हो गए, ये आपने अच्छी तरह कॉफ़ी का मसाज करना है। ये देखिए टैन स्किन के लिए बेहतरीन है। ये जो आजकल हम सी साइड पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, उसके बाद हमारा जो बॉडी का, हमारे फेस का कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आप ये हैंड्स पे ख़ास तौर पे और फेस पे ये आप लगा सकते हैं। आप जब फेस पे लगाएंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ, ये इसको वाइप आउट कर रही हूँ मैं, तकरीबन 1 मिनट तक इसका मसाज करना है। हमारी जो ये सेकंड लास्ट फिंगर्स होती हैं, ख़ास तौर पे हमारी फिंगर्स हम फेशियल्स क्यों करते हैं, क्योंकि इन फिंगर्स में हमारे पास कहीं रिंकल्स को ख़त्म करने की हिद्दत मौजूद है, कहीं डार्क सर्कल्स को रिमूव करने की हिद्दत मौजूद है। तो ये जो लास्ट वाली सेकंड लास्ट फिंगर है, इसको आप डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप आँखों के गिर्द करें, हल्के स्लाइटली इसी फिंगर से राउंड मूवमेंट करते जाएं जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं। आप ये कॉफ़ी वाला करके देखिए, आप ये देखिएगा कि 15 दिन में आपके डार्क सर्कल रिमूव हो जाएंगे। अगर किसी और से करवा रहे हो इस तरह फेशियल, तो उनसे भी कहें यही इसी फिंगर से करें? बिल्कुल, आप ये सेम प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन जिससे भी करवाएं आप उसे कहें कि बिल्कुल स्लाइटली सॉफ्ट हैंड से आपने सारे मसाज करने हैं। बेसिकली मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे फेशियल की 14 बोन्स होती हैं, फेस में जो 14 बोन्स होती हैं उसको मसाज के ज़रिए हमने प्रेशर पॉइंट से प्रेशर भी देना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने मुंह रगड़ा और थोड़ी देर के बाद हम के वॉश कर लिया, जितना चाहे हम मुंह धोते रहें तो हमारा चेहरा गोरा हो जाएगा। आपने उन प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देना है। ख़ास तौर पे हमारे ये वाले प्रेशर पॉइंट्स हैं, हमारे ये कान के पीछे हैं प्रेशर पॉइंट्स, ये वाले प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं,
ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसमें आपने प्रेस करना होता है, उससे आपकी रिलैक्स आता है आपकी बॉडी के अंदर। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। खवातीनो हज़रात, जब भी कोई फिल्मी धुन बजती है हुमैरा का क्लोजअप लेना चाहिए। एकदम से हुमैरा के अंदर की हीरोइन जाग जाती है। ये मुझे किसी ने भी बोला था 80s की हीरोइन लग रही है। लेकिन हुमैरा मुझे एक बात पता है, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप एक हर्बलिस्ट है, और एक बात मुझे आप सच से इस बात का जवाब दें, जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें या कोई भी चीज़ अपने चेहरे के साथ कर लें, कोई विटामिन खा लें, सो लें, अगर हमारे दिल की सेहत अच्छी नहीं है, अगर उदास हैं या किसी से नाराज हैं या वो बात नहीं कर रहे, तो मुझे पता है तो उससे ब्यूटी पे तो असर कुछ करने का ही दिल नहीं चाहता जब वो बात नहीं करते तो। है ना, सही कह रहा हूँ ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। और मुझे लगता है ये चीज़ फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों हुमैरा हम अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में दे देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही असफर, होना यही चाहिए कि अपने आप से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए। कहते हैं ना बाकी जाए भाड़ में, कसम से सब। तो हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। और ये चीज़ें जो हम ये चीज़ें भी बता रहे होते हैं ना, देखिए जब आप दिल करेगा ना आपका कि नहीं अब मुझे अच्छा लगना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, तो आपका दिल भी करेगा कि नहीं आज मैं ये चीज़ करूँगी और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैंने मतलब इन चीज़ों को अपनाया और देखिए मैं कितनी जल्दी अपने आप को फेस ले आई या शेप, बॉडी शेप में ले आई। ये सब चीज़ें दिल से करने से होती हैं। लेकिन हुमैरा आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते होंगे उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ये बातों की भी तो उतनी ही ज़रूरत होती होगी जितने आपके प्रोडक्ट्स की। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे क्लाइंट्स आए या नहीं आए, वो फ़ोन पे भी जब मुझसे बात करते हैं मैं इतने तसल्ली से बात करती हूँ उनसे कि उनको जाहिर सी बात है, देखें कभी-कभी साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, थेरेपी की ज़रूरत होती है। देखिए उनको जो है ना कहते हैं ना कि हमने उनका जैसे अगर वो हमें कुछ सोच कर ही वो हमसे सवालात करते हैं, आधी बीमारी उनकी यूँ ख़त्म हो जाती है कि आपने हमारा जो मोरल है ना वो जो डाउन हो रहा था वो आप ऊपर लेकर आ गई, तो हम ठीक है अब हम इसी तरह करेंगे। समझाना भी ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे प्रोडक्ट ले नहीं ले, मैं मुझसे इलाज कराए या नहीं कराए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बैठ के भी बहुत कुछ बता देती हूँ ऐसा कुछ कि उसका जाहिर सी बात है वो लेना ना लेना उसकी मर्जी है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो खुश होते हैं मेरे क्लाइंट मुझसे हमेशा, और मैं हमेशा हर एक को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। देखें दुनिया में मुश्किल है हर एक को खुश रखना, देखें ये मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि एक वो शेर था ना, अपने लिए तो कुछ इस तरह जीते हैं सभी लोग, क्या था वो शेर, जीने को तो जीते हैं सभी, नहीं प्यार बिना कैसी जिंदगी है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, ये आखिरी दूसरा जो जुमला है उसका मतलब ये कि है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अल्लाह ताला ने हमें किसी न किसी मकसद के तहत दुनिया में भेजा है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमने अपने ही लिए जीना है, दूसरों के लिए भी कुछ वक्त निकालिए, और इसमें जो खुशी महसूस होती है आप बिलीव करें कि बाद में आपको रिटर्न उसका मिल जाता है। और पता है दूसरी चीज़, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो औरों के हाथ में मत दें, कि अगर उसने मुझे तोहफा भेजा, अगर उससे मुझसे ये पूछा तो मुझे खुश होना है, नहीं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में आजकल बिजी है। आजकल के दौर में हमारा मुझे लगता है रिलेशनशिप्स के, प्यार मोहब्बत के, आपके ताल्लुकात के लोगों के साथ जो डायनामिक्स हैं वो बदल गए। अब आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि दूसरा शख्स भी बिजी हो सकता है, उसको अपने लिए वक्त तोहफा नहीं दे रहा ना, आप खुद जाएं अपने लिए खुद तोहफा खरीद के ले, सही बात है, बिल्कुल अपने लिए खुद परचेज करके ले आओ, खुश रहो। और बल्कि हुमैरा ये बात भी है कि आप देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ा तोहफा मेरे ख्याल से अपने आपको आप दे सकते हैं वो वक्त है। खुद को वक्त दें, आप खुद म्यूजिक एंजॉय करें, कभी खुद खाने पे अकेले भी चले जाएं, कोई ऐसी इसमें कबाहत नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है मेरा कि आप अपना जो खुशी का रिमोट कंट्रोल है जब आप दूसरों के हाथों में देते हैं ना, कि मेरे बेटे ने 3 दिन से मुझसे बात नहीं की, मैं उदास हूँ, भाई वो बिजी हो। अब वो मुझे लगता है देखो ये बातें दिल में रखने की नहीं होती, चाहे वो बेटा हो या कोई भी हो, अगर उसने नहीं ये तो भाई मैं कर लूँ, है ना, तो आगे बढ़ जाऊं, क्या हो गया, इतने आना परस्ती का क्या फायदा? जरूरत ही नहीं है आपके पास, ना इतना टाइम है कि 4 दिन आप इंतजार करो, ना किसी के पास है कि इंतजार करे, तो आप ही बढ़ जाओ आगे। अच्छा हुमैरा, ये सारी बात आपसे करने का मेरा एक मकसद था। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि मौसम की तब्दीली, हालात की तब्दीली की वजह से एकदम से डाउनर उन पे आया हुआ होता है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, एकदम से डल बैठे हुए, ड्राउजीनेस है, एक डलनेस है। ऐसा क्या करें कि एकदम से थोड़ा सा अप हो जाए मूड? बेहतरीन विटामिन सी है घर में, आप लेमन जूस, मैंने तो एक बॉटल में निकाल के रखा हुआ है फ्रेश जूस,
आप फ़ौरन लेमनेड बनाइए, लेमनेड ठंडा ठंडा पिए, आप देखें थोड़ी देर में आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, आप एकदम काम करने के लिए उठ जाएंगे। वैसे तो विटामिन सी लेना चाहिए कि जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं, लेकिन मैं मेडिसिन को थोड़ा से अवॉइड करती हूँ। कोशिश करना चाहिए कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। आप विटामिन सी जैसे ही लेंगे, और अगर कोशिश करें थोड़ा सा, क्योंकि ये ना नमकियात की कमी की वजह से होता है, आपकी पसीना जितना निकलेगा आप उतना ही ड्रॉजी फील करेंगे। आप जो भी मशरूब बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, ठीक है, नमक ऐड करके अगर आप पीते हैं, और जो जाहिर सी बात है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ना लें, लेकिन अगर आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं और आप मरीज़ नहीं है ब्लड प्रेशर के, तो आप थोड़ा सा नमक डाल के वो आप लेमनेड पिए। आप देखिए कि इस गर्मी में, और वैसे तो मैं खैर लस्सी पीती हूँ मैं घर में दही जमाती हूँ, और दही जम अपने घर की जो दही होती है मैं उसका लस्सी दोपहर में डेली मैंने रूटीन बनाई हुई है कि मैंने लस्सी पीनी, फीकी लस्सी, जरूरी नहीं कि आप चीनी डालें। चीनी के बाद तो बड़ी नींद आती है, लस्सी पियो, मीठी लस्सी के बाद तो किसी के पास टाइम नहीं है ना कि ब्लेंडर निकालो, दूध डालो, दही डालो, आप विस्कर से विस्क करें दही को, उसके अंदर दूध थोड़ा सा ऐड करें और थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालें, आप देखें बड़ा मज़ेदार लस्सी बनेगी। ये पी के देखें, आपकी कहते हैं ना अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हुमैरा हमसे इस्लामाबाद से पूछा है मिसेस आरिफ ने, वो मिसेस आरिफ का सवाल है कि मैं अपना अपर लिप बनाते हुए अपना वो बनाते हुए कह रही है कि उसके ऊपर ज़ख़म हो गए थे, और उन्होंने कोई आई थिंक कोई स्टिकर लिखा हुआ है, मैंने स्टिकर इस्तेमाल किया था अपर लिप के लिए, उसके बाद मुस्तकिल काले पड़ गए। अच्छा, उसके लिए बेहतरीन, क्योंकि उनकी स्किन पे बर्न हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेच किया होगा। एक्चुअली होता क्या है कि घर में हम जब वैक्स करते हैं या इस तरह की कोई कंडीशन होती है ना, तो हमें नहीं पता होता कि जब हम यहाँ से लिप्स पे वैक्सिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं तो हमें दूसरी तरफ से इसको होल्ड करके रखना पड़ता है, चाहे वो स्किन इधर से हो दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे तो कभी भी स्किन जो है ना वो लूज़ नहीं पड़ेगी। ये लूजिंग की वजह से होता है, और ये इसी तरह इसीलिए आया है। आपने करना क्या है, कड़वा बादाम का तेल लेना है। कड़वे बादाम के तेल से, जैसे मैंने अभी बताया था कि स्कार्स रिमूव करने के लिए ये वाली फिंगर यूज़ होती है सेकेंड लास्ट, तो उसी से आपने हल्का हल्का मसाज करना है रात को और सो जाना है, छोड़ दें इसको। सुबह आपने वाइप आउट करना है, वॉश आउट करना है, फेस वॉश से करें जिससे मर्जी। आप देखिएगा आपके ये जो बर्निंग के निशान हैं वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगे। ज़बरदस्त। हुमैरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे किचन में, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अब वक्त हुआ जाता है हम अपना शो सपोर्ट कर दें हमारी बहुत ही बेहतरीन शेफ़, हमारी किचन क्वीन शेफ़ नौरीन को। थैंक यू असफर। अच्छा जी, आज की रेसिपी है देगी कोरमा। ठीक है, मेरे जो होस्ट हैं असफर रहमान, उन्होंने कल मुझसे कहा था शेफ़ कोई अच्छा सा कोरमा खाने का दिल चाह रहा है। मैंने कहा चलें आज उनकी फरमाइश पूरी कर देते। येस्टरडे भी उन्हीं की फरमाइश में हमने एक टर्किश ब्रेकफास्ट बनाया था, शशशुका, तो वो भी उन्हीं की फरमाइश है। आज भी मैं उन्हीं की फरमाइश पे कोरमा बनाने जा रही हूँ, मटन का है। दिस इज़ देगी बादामी कोरमा। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने इसका फ्लेम थोड़ा सा लाइट हल्का कर देती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने मटन लिया था 1 kg, उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। सिर्फ बे लीफ में थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न जो होते हैं, काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो, और एक बड़ी इलायची, बस ये इसमें मैंने नमक डाल के थोड़ा सा मैंने इसको बॉईल कर इसका ब्रॉथ बना लिया था। तो ये हमारा ये बॉइल्ड मटन है, इसमें थोड़ा सा ब्रॉथ भी है इसका। इसमें हमें 2 प्याज चाहिए जो कि मैंने स्लाइस करके रखी हुई है। देगी मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, थोड़ा सा रंग जो होता है जर्दे का रंग वो इसमें जाएगा, और ये आपकी हरी मिर्चें, हरा धनिया है, प्याज है, नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये दही है। और बादाम का मैंने पेस्ट बनाया था, 10 से 15 बादाम को मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने इसका छिलका उतार के इसको 3 to 4 टेबलस्पून दूध में मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, ये कुछ साबुत मसाले मैं आपको बता देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये बादियान का फूल है, ठीक है, काली मिर्च के दाने हैं, बादियान का फूल है, बे लीफ है, और आपका ये बड़ी इलायची, छोटी इलायचियाँ, ये सिनेमन स्टिक, ये सारी चीज़ें मसाले जो हैं ये इसके मैंने पीस लिए थे अपने सारे उन मसालों के अंदर। तो ये हमारा कोरमे का मसाला ये तैयार हो गया। ठीक है, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल।
इसमें जाएगा 1 कप के मतलब लाइक 1 कप ऑयल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें करना है प्याज को फ्राई। ठीक है, थोड़ा सा गोल्डन होगा, इसका हम ये फ्लेम तेज कर देते हैं। ये स्लाइस हुई हुई प्याज है, हमने इसमें ये ऐड करना है। अच्छा, प्याज को हमने क्या करना है, तल के इसको निकाल देना है। ठीक है, थोड़ी सी क्रिस्पी ये होगी, फिर उसके बाद या तो आप लोग इसको अलग से चूरा कर लें या फिर हम इसको दही के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं दही के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। हम पहले प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए जी, हमने ये प्याज को फ्राई करना है। अच्छा, ये ज़्यादातर होता है शीरमाल के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। तो ये मैं लेकर आई थी शीरमाल, तो हमने यहाँ पे इसको सजा दिया और थोड़ी सी खीर। मेरे घर में दावत थी तो खीर के कुछ प्याले बच गए थे, तो मैंने कहा चले कोरमे के साथ ये खीर भी ऐड हो जाएगी तो ज़रा अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में, क्योंकि बिल्कुल देसी खाने। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो कोरमा है, इट्स लाइक इंडियन, ये इंडिया से आया। मुगल्स, जो मुगल आजम का ज़माना था तो उधर से ये कोरमा स्टार्ट हुआ था। ये मुगल्स बहुत शौक से खाते थे, तो इंडिया से ही ये वाली जो डिश है कोरमा, ये वहीं से आया है। वहीं की पैदाइश कह लें आप, वहीं की पैदाइश है कोरमा। अच्छा, हमने इसको बिल्कुल कांस्टेंट चलाना है क्योंकि जो इसकी प्याज होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। इसको हमने कांस्टेंट चलाना है। 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें हमने इसको मुसलसल इसको कांस्टेंट चलाना है। जब ये बिल्कुल डार्क सी लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल देंगे। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी कोरमे का बहुत दिल करता है, क्रेविंग होती है कोरमे की। इस तरह के जो देसी खाने होते हैं, रोगनी खाने, जिसमें रोगन आता है ऊपर, तेल का बहुत रोगन आता है कोरमे में। चले जी, हमारी प्याज फ्राई हो रही है। इस तरीके से ये हमने इसको प्याज फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, मटन का मैंने जैसे हम चावल में 1 कन्नी छोड़ देते हैं ना, ताकि वो जब दम पे आएगा तो वो गल जाएंगे चावल, तो इसी तरह मैंने मटन में भी 1-2 कन्नी छोड़ा हुआ, क्योंकि जब हम भूनेंगे, थोड़ा सिमरिंग पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गल जाएगा। बिल्कुल मैंने इसको गलाया नहीं है, वरना फिर आपको पता है हड्डी अलग और गोश्त अलग हो जाता है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। चले जी, ये प्याज भी हमारा फ्राई हो रहा है। अच्छा, मैंने कल एक दावत, परसों डे बिफोर येस्टरडे में एक दावत में गई थी, तो वहाँ पे कोरमा ही बना हुआ था। कोरमा, बिरयानी एंड लाइक वाइट कोरमा भी था। ये जो मैं आज बना रही हूँ देगी कोरमा भी था। कुछ लोगों को मैं हैरान हो गई देख के कि वो लोग वाइट चावलों में डाल के खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी आप लोगों को कोरमा चावल के साथ, कह रहे नहीं बहुत मज़े का लगता है। खैर, आई टेस्टेड ऑल्सो, मैंने टेस्ट किया, लेकिन हाँ इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन जो नान और लाल रोटी और ताफ्तान के साथ जो बात आती है वो चावल के साथ नहीं आती। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा वो वाइट राइस के साथ कोरमे को खा रहे थे। जैसे हम कड़ी चावल खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, इस तरह वो वाइट मतलब कोरमे के साथ वो राइस को खा रहे थे। सबकी अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको जिसकी मर्जी है खाएं। लेकिन जो इसका जो मेन जो वो है रोटी या चपाती या नान, ताफ्तान, शीरमाल, इनके साथ ज़्यादा खाया जाता है, तो ज़रा टेस्ट भी दोबाला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मज़े का भी लगता है। चले, हमारी ऑलमोस्ट जो है थोड़ी सी गोल्डन की तरफ कलर चेंज हो गया है प्याज का। प्याज भी हमारी फ्राई हो रही है। अच्छा, बादाम को जब भी आप लोग बादाम का पेस्ट बनाएं, अच्छा एक होता है आलमंड मिल्क होता है, ठीक है। बादाम आप काफ़ी सारे ले लें, 1 kg या 2 kg, क्योंकि आलमंड मिल्क बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बहुत अच्छा, इट्स रियली हेल्दी। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ बादाम 1 से 2 किलो 1.5 किलो ले लें, उनको भिगो दें, उनका छिलका उतार दें, उसी को उसको ब्लेंड कर लें, वो उसी का मिल्क उसी में बन जाएगा। वही वाला मिल्क आप लोग यूज़ करें, आप लोगों को इतना मज़े का लगेगा। वो आलमंड मिल्क जो होता है, उफ, आई लव दैट मिल्क। अच्छा देखिए, ये हमारी जो प्याज है ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देती हूँ, ठीक है। अब हम प्याज को निकालेंगे। हमने प्याज को निकाला। मैं स्पाइडर लेती हूँ, स्पाइडर से ये होगा कि सारी एक साथ निकल जाएगी प्याज। स्पाइडर मेरा ये रहा। चलें जी, ये हमने प्याज को, इससे क्या होता है जो एक्सेस ऑयल होता है वो भी निकल जाता है। दिस इज़ रियली गुड। कुकिंग टूल्स जो होते हैं ना, वो भी ज़रा उनका भी ख्याल किया करें,
क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मैं पहले ये वाला यूज़ की थी उसमें फिर होता है कि ऑयल रह जाता है, लेकिन इसमें आपका ऑयल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेन हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्पाइडर है ना, स्पाइडर वेब की तरह बना हुआ है। हम इसको स्पाइडर स्पून क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइडर वेब की तरह, ये देखें बिल्कुल स्पाइडर वेब होता है, ये इस तरह का ही चमचा बना हुआ है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं, हमने फ्लेम थोड़ा सा कम किया, अब हम इसमें ये डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा मैं थोड़ा सा चूल्हा ऑफ कर दूंगी, तो अभी बिल्कुल हॉट हुआ हुआ ऑयल, तो इसको हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, चूल्हा मैंने बिल्कुल अभी फ्लेम ऑफ किया हुआ है क्योंकि अभी छींटे ज़्यादा उठती हैं। हम इसमें ये बकरे का जो गोश्त है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी बकरे के गोश्त को, और फिर हम ये जो यखनी है हम इसमें ऐड कर देंगे स्टर फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा रनी होता है, थोड़ा सा शोरबा होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है। अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी। चलें जी, अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाला है अराउंड 1 टेबलस्पून। ये हम इस तरह से इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मैंने इसको उबाला था तो मैंने इसमें लहसुन अदरक कुछ भी नहीं ऐड किया था, नथिंग, ठीक है। ये इसमें गया। अच्छा अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि जो मैंने मसाला पीस के रखा है उसके अंदर भी नमक है। ये जर्दे का रंग इसके अंदर जाएगा, ठीक है, थोड़ा कलर अच्छा आता है। ये लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून, और ये देगी मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूंगी क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा हरी मिर्चों का अरोमा बहुत अच्छा लगता है ऑयल के साथ। ये आ गया। क्योंकि ये जो हम लोग कहते हैं ना कोरमे का लाल लाल सा खूबसूरत सा कलर आता है वो देगी मिर्च की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा ये है बे लीफ, हम इसमें 1 से 2 डालेंगे, और 2 से 3 हम इसमें ये इलायचियाँ डाल देंगे। बाकी मैंने मसाला सारा पीस लिया था। चले जी ये हुआ। चले इतने ये मैं भून रही हूँ, ठीक है। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। चलिए जी वेलकम बैक। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा भून रही थी, फिर मैंने इसके बाद जो हमारा जो मटन का ब्रॉथ था जिसे मैंने मटन को उबाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। ये पकड़ा है, मैंने इसको थोड़ा सा सिमरिंग पे रखा हुआ था ताकि जो एक कनी जो है वो भी इसमें वो सेट हो जाए। चलिए हम अपना इसकी तरफ आ जाते हैं। ये ब्लेंडर है हमारे पास, ये मैंने 2 अनियन मीडियम साइज़ की मैंने अनियन ली थी, ये मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा जो मैंने आपको कहा था बादाम का मैंने वो जो पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये योगर्ट है मेरे पास, ये मैं इसमें डालूंगी अराउंड 1 कप, ठीक है। 1 कप ये योगर्ट आ गया, और हम अब इसको करेंगे ब्लेंड। मैंने आप लोगों को बताया आप लोग चूरा करके भी प्याज क्रिस्पी हो जाती है, वो भी आप लोग डाल सकते हो कि दानेदार बनता है, लेकिन मैंने इसको दही के साथ ब्लेंड कर लिया। वो आप इंटायरली अप टू यू, आप लोग जिस तरह भी बनाएं। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। चलें जी ये हमारा हो गया ब्लेंड। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने कोरवा मसाला पीस के रखा था ये मैं आपको इसमें जाएगा ये 3 टेबलस्पून, ठीक है। ये 3 टेबलस्पून हमने जो सारे मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड किया इसके अंदर, अच्छी तरह से हम इसको मिक्सअप करेंगे, यकजान हो जाए, ठीक है। ये हमने इस तरह ऐड किया इसमें, और ये जो हमने ब्लेंड किया है प्याज को, दही को और बादाम का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से इसके अंदर ये
ऐड हो जाएगा। स्पैचुला से देखिए फ़ायदा क्या होता है, एक एक दाना आपका इसमें आराम से निकल जाता है, वरना चमचे मारने से, ये मारने से सब चिपका रहता है। तो दैट्स व्हाई आई लव स्पैचुलास। चलें जी, ये हो गया। इसको हम आराम से मोल्ड करेंगे इसके अंदर। ये आ गया हमारा, इतना अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। चलें जी, हम यहाँ से क्लियर अप कर देते हैं। क्योंकि मैंने जो इसमें थोड़ा सा ब्रॉड डाला है ना मटन का, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देगी मिर्च, अच्छा देगी मिर्च अगर कहीं पे आप लोग को नहीं मिलता तो आप लोग पेपरिका, जो स्मोक्ड पेपरिका पाउडर होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, इससे 1 टीस्पून। क्योंकि वही चीज़ देगी मिर्च और पेपरिका पाउडर इज द सेम कैटेगरी, सेम ही है, बस वो भाई बहन है, ये फ़र्क है। बाकी टेस्ट उसका बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि स्मोक्ड पेपरिका एंड देगी मिर्च का पाउडर सेम टेस्ट देता है। चलिए जी, इसको मैं थोड़ी देर हम इसको सिमरिंग पे रखेंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा। ये हम यहाँ से हटा देते हैं। और हम यहाँ से करते हैं, अच्छा आप लोग चाहें तो उसको व्हील, बच्चा का जो गोश्त होता है उसके साथ बनाएं, चिकन कोरमा बनाइए, whatever meat you have available at home, आप लोग किसी भी मीट के साथ आप लोग ये कोरमा बना सकते हैं। अच्छा कल ही की बात है, कल दोपहर में मेरे घर पे लंच था, तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत चीज़ वेरी क्लोज टू मी, तो वो लेकर आई थी लैम का कोरमा। उसके यहाँ लैम्ब होते हैं, बकरीद का था, जो भी था, तो वो लैम का कोरमा बना के लाई थी। वो भी बहुत मज़े का था, लजीज था, बहुत अच्छा बनाया था उसने भी। मतलब किसी भी मीट में आप लोग बना सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने सारे मीट के तो कोरमे खाएंगे, लेकिन आप लोगों ने फ़िश का कोरमा नहीं खाया होगा। फ़िश, वो जो बोनलेस फ़िश होती है, थोड़े मोटे मोटे उनके क्यूब्स करते हैं, उसका कोरमा भी बनता है। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम रेसिपी होगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिंग मटन, इंस्टेड ऑफ एडिंग व्हील, इंस्टेड ऑफ एडिंग चिकन, आप लोग फ़िश का भी ज़रा बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। वो भी बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, बस इसमें बोनलेस फ़िश आएगी लेकिन मोटे क्यूब्स आएंगे। चलिए जी, हमारा थोड़ा सा ये वो हो जाता है, ये हम यहाँ से थोड़ा क्लियर अप कर देते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने चॉप करके रखा था, फिर मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी चॉप करके। चले जी, ये हमारा देगी कोरमा, इतने इसका ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो रहा है, थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी भी होगी, थोड़ी पतली भी होगी। तो मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। तो उसको थोड़ा हम सिमरिंग पे रखेंगे, थोड़ा हम ये सिमरिंग पे रखेंगे। इससे मैंने 1 kg बकरे का गोश्त लिया था, ठीक है, मैंने उसको उबाल लिया था 2 तेज़पात में, थोड़े से ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 3 से 4 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको मैंने करके इसका ब्रॉथ बना लिया था। उसके बाद एक करनी मैंने छोड़ दिया था, मैंने इसको फिर स्ट्रेन कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसका ब्रॉथ रख लिया था, बाकी मैंने गोश्त अलग निकाल के रख दिया। उसके बाद मैंने वोक लिया, वो के अंदर मैंने 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज को फ्राई किया, गोल्डन ब्राउन किया, मैंने प्याज को साइड कर दिया, ठीक है, मैंने बोल में निकाल दिया था प्याज को। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया 1 टेबलस्पून, फिर जो मैंने गोश्त उबाल के रखा था वो मैंने इसमें ऐड किया, हल्का सा थोड़ा सा स्टर फ्राई किया, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी, फिर देगी मिर्च का पाउडर डाला मैंने, इसमें नमक ऐड किया, नमक मैंने थोड़ा कम डाला था क्योंकि जो मैंने कोरमा मसाला जो उसका पीसा था, जो मैंने आपको सब मसाले बताए थे, वो उसमें भी नमक था, तो दैट्स मैंने नमक इसमें कम ऐड किया। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, देगी मिर्च का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया, तेज़ पत्ता जो होता है, तेज़पात जिसे बोलते हैं, वो 2 से 3 मैंने डाले, बड़ी छोटी इलायचियाँ मैंने इसके अंदर डाली, थोड़ा इसको भून लिया, फिर मैंने इसमें ब्रॉथ डाल दिया। जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने इसमें ब्रॉथ डाल दिया था, मतलब 1 से 2 कप मैंने इसमें मटन का ब्रॉथ डाला। फिर जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो मैंने दही में 1 से 1.5 कप दही में मैंने उसको पीस लिया। बादाम का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, 8 से 10 बादाम थे, मैंने उनको भिगो दिया था, उनका छिलका उतार के उसमें 4 से 5 चम्मच दूध में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, तो ये हमारा बादाम का पेस्ट बन गया। मैंने बादाम का पेस्ट ऐड किया,
आपका प्याज ऐड किए, दही ऐड किया, फिर मैंने उसका जो जितना मसाला बना था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर हम ये इसको भून रहे हैं तो ये आपके सामने तैयार होके आ जाएगा। ये लाल रोटी है क्योंकि इसके साथ लाल रोटी, तफ्तान, लाइक शीर माल, यही अच्छा लगता है। नान के साथ भी अच्छा लगता है, कुछ लोग चपाती के साथ भी खाते हैं, कुछ लोग पराठा के साथ भी खाते हैं, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन ये इन चीज़ों के साथ सर्व होता है। साथ में हमने खीर सर्व करी हुई कोरमे के साथ। जब कोरमा हम खाते हैं थोड़ा सा ऑयली स्टफी खाना खाते हैं, मिर्चों वाला खाते हैं, तो साथ में बाद में हमें क्रेविंग होती है कि थोड़ा सा मीठा खा लें, तो मीठे के लिए हमने ये खीर भी यहाँ पे सजा के रखी हुई है। चलिए देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है, इसको हमने ज़्यादा वो नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा भी रखना है, थोड़ा सा रनी भी रखना है। मैं सिर्फ इसके इंतज़ार में थी कि ये ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो है ये कोरमा भी रेडी हो जाएगा। ये भुनने की तरफ भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कोरमे टाइप जो खाने होते हैं बिल्कुल जो देसी होते हैं उनमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है, और अगर फर्स्ट कह रहे ऑयल आप लोगों का टू मच ज़्यादा हो जाए, डोंगों के ऊपर आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बर्फ़ का इतना बड़ा सा कोई टुकड़ा ले लें, जो कि मैं अक्सर घर में करती हूँ। एक बड़ा सा स्पून होता है रेक्टेंगल शेप का, पता नहीं आप लोगों के पास हो ना हो, लेकिन वो होता है, वो बर्फ़ को हैंडल करता है। वो नीचे उसके बिल्कुल स्पाइडर की तरह वो स्पून होता है। आपने वो बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा रखा, इसके ऊपर वो सारा जो तेल आपका एक्सेस ऑयल है वो बर्फ़ अपनी तरफ खींच लेगा, वो उसके ऊपर जम जाएगा। आप कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे तो बर्फ़ का जो ब्रिक है उसके ऊपर पूरा वो ऑयल आ जाएगा, तो आराम से आप वो ऑयल हटा सकते हैं। तो ये हमारा जो है देगी कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आ रही है। थोड़ा ये दानेदार बना हुआ है क्योंकि मैंने इसमें प्याज को जो बिल्कुल क्रिस्पी हो गई थी, और थोड़ा सा बादाम का जो पेस्ट था वो मैंने थोड़ा सा क्रंची क्रंची उसको रखा हुआ था, दानेदार बिल्कुल, उसको बिल्कुल पीस नहीं लिया था, ठीक है। ये हमारा बादामी कोरमा, देगी बादामी कोरमा, देगी इसलिए कि देगी मिर्च इसमें ऐड हुई है, हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम आ जाते हैं, चलें जी ये है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और ऐड कर देते हैं। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे पेज पे मेरे जो फैंस हैं उन्होंने मुझे इतनी फरमाइशें की हुई हैं और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। व्हेन आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन एंड लविंग माई डिशेज़ एंड ऑल। और जो आप लोगों को फरमाइशें करनी हो प्लीज़ आप लोग किया कीजिए, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न टू, आप लोगों को जो, और आप लोगों की जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो भी आप मुझे बताया करें, ताकि मैं वो आप लोगों की डिशेज़ भी यहाँ पे बनाऊँ ऑन एयर, ताकि लोग आप लोगों की भी डिशेज़ से खुश हो जाएं। तो फिर आप लोग भी क्या करें, और जिनका ये प्रोग्राम मिस हो जाता है तो हमारा डेली यूट्यूब पे ये शाम को अपलोड हो जाता है, आप लोग उधर से भी रेसिपी ले सकते हैं, वट एवर कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाती है। इंस्टा पे आप जा सकते हैं, इंस्टा TV1 का पेज है मॉर्निंग स्टार विद असफर, वो भी इंस्टा का पेज है, उस पर भी आप लोग मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। वहाँ पे सारी जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी, और प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे आपको डेली मिल जाएगा। और रात के 2 बजे भी ये रिपीट होता है, अगर आप लोग जाग रहे होते तो 2 बजे आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए जी, हमारा ये ऑलमोस्ट कोरमा रेडी हो गया है। अब हम इसको आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। ये मेरे पास बोल है, सबसे पहले मैं इसमें गोश्त निकाल लूँगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होती है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बस इतना हो कि जैसे ज़्यादा शोरबा नहीं होगा इसमें, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे जो यहाँ पूरी फैमिली होती है, मेरे सारे जो लीड वोकलिस्ट होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, कह रहे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे सारे कैमरामैन जो होते हैं सारी मेरी फैमिली की तरह हैं, दे आर सो लविंग, सो केयरिंग, कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मैं अपने घर में हूँ या मैं वहाँ पर हूँ, बिल्कुल फैमिली की तरह है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया, ये रेडी। मुझे चाहिए टिश्यू पेपर, थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर दूँ। चलें जी, ये हमारा देगी कोरमा हो गया ऐड। हम खीर थोड़ा यहाँ रख देते हैं और हम इसको ले आते हैं सेंटर में, ठीक है। थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं इसके ऊपर।
ये हमने इसमें और ऐड कर दिया। थोड़ा सा अगर हम ऊपर से ऑयल डालेंगे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आता है, ग्लॉसी टच आता है, इट्स रियली लुक्स नाइस। तो ये आप लोग प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। दाल रोटी, कफ्तान एंड नान के साथ। चलें, मेरी डिश कंप्लीट हो गई है, मेरा टाइम भी अब खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं असफर के पास, देखते हैं उनके पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी मुलाकात कराएं एक बहुत ही शानदार डॉक्टर साहिबा से, जो कि डील करती हैं नेक और हेड कैंसर्स के अंदर। एक बहुत ही टेक्निकल सी चीज़ है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम डायरेक्टर एट द आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, जनरल सेक्रेटरी ऑफ SMOP Society of Medical Oncology Pakistan, and Head and Neck Cancer representative from SMOP and International Federation of Head and Neck Cancer Society। हमारे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन अब्दुल रशीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप इतने मसरूफ अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाल रही हैं। मोस्ट वेलकम। आई थिंक दिस इज आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशन भी है। एब्सोल्युटली इज। डॉक्टर साहबा, हम लोग इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हेड एंड नेक कैंसर के बारे में नहीं सुनते, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता है। मतलब रेयरली कभी किसी का हमें सुनने को जब मिलता है तो हमें ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। ये दो कॉमन चीज़ें। ब्रेस्ट कैंसर, हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, या ब्लड कैंसर अवेयरनेस का रमज़ानों में हम देखते हैं कैंपेन चलती है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, हाउ कॉमन इज़ हेड एंड नेक कैंसर? So thank you for highlighting this topic today. Head and neck, पहले तो आई थिंक नाजरीन के लिए जानना ज़रूरी है, हेड एंड नेक कैंसर एक बहुत टेक्निकल टर्म है। सो हेड एंड नेक कैंसर से मुराद आपका सर के हिस्से में जो नाक से लेके गर्दन तक के जो अज़ा हैं, जिसमें आपका नेज़ल कैविटी, नाक, आपका निगलने का आला यानी फेरिंग्स, आपका बोलने का आला लेरिंग्स, आपका ज़बान, चीक यानी मुंह के अंदर की झिल्ली, और गर्दन के अंदर के गुदूद, ये सब ऑर्गन्स हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया है। अच्छा, अब ये दुनिया में तो छठे नंबर पे है, मगर पाकिस्तान बाकी चीज़ों में तो पहले नंबर पे नहीं आता, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया हेड एंड नेक कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है, इंसिडेंस है, कराची साउथ में है दुनिया भर में। ये एक रीसेंट रिपोर्ट है, और ये उन रीजन्स में ज़्यादा है जहाँ पे पान, गुटखा, छालिया खाया जाता है। अच्छा, 3 साल पहले जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कैंसर रजिस्ट्री की, जो भी रैंडम हमारी कैंसर रजिस्ट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली एक कलेक्टिव एफर्ट अब शुरू हुई है, लेकिन जो 3 साल पहले रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें मर्दों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर लंग कैंसर था, फेफड़े का कैंसर था। अब जो रिसेंटली मार्च में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो पंजाब कैंसर रजिस्ट्री और सिंध कैंसर रजिस्ट्री, कराची कैंसर रजिस्ट्री ने मिला के अपने डेटा को पब्लिश किया है, उसमें सबसे ज़्यादा मर्द हेड एंड नेक कैंसर से मुतासर हो रहे हैं, जिसमें ज़बान और मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा है। सो ये उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ अल्कोहल या स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको। सो इंडिया पाकिस्तान में 90% कैंसर, आप सोचें 90% आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप पान, गुटखा, छालिया पे पाबंदी लगा लें। सो ये फिगर्स बहुत ऑथेंटिक हैं। डॉक्टर साहब, पाबंदी क्यों नहीं लगाती? पाबंदी लगी हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। स्मोकिंग पे भी आपको पता है रेस्टोरेंट्स में, और ये एक लॉ पास हुआ था। इनफैक्ट AKU में ही हमारे प्रोफेसर जावेद खान है, हुज वेरी वोकल अबाउट इट, और वो WHO रिप्रेजेंटेटिव भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने वो स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह जाके अवेयरनेस की, गवर्नमेंट के लॉज बनाए, जो फैक्ट्रीज पान तंबाकू बना रही हैं उनके खिलाफ पिटिशन दायर की, सब कुछ हुआ, लॉ बना हुआ है। ये कुछ साल पहले बना था, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग अपने क्लिनिक में ऐसे भी पेशेंट्स देख रहे हैं जो खुद जिनकी पान और ये गुटके बनाने की फैक्ट्री है, और वो खुद कैंसर से मुब्तला होते हैं, अजियत में होते हैं, मगर फिर भी वो फैक्ट्रीज बंद नहीं करते। उनके जो रिलेटिव आते हैं उनके मुंह में वो गुटखा रखा हुआ होता है, उन्हीं लोगों के। एग्जैक्टली। तो उसकी एक रीज़न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो आपकी गाड़ी साफ़ करने के लिए आते हैं तो उन्होंने भी मुंह में रखा हुआ होता है। सो आप उनसे कहते हैं ना, आप छोड़ते क्यों नहीं है? सो दे से कि हमें इसकी आदत हो गई है, दे फील हाई, तो
जब इस पे रिसर्च की गई कराची लैब में, कराची यूनिवर्सिटी की लैब में, तो पता लगा कि उसमें एडिक्टिव्स शामिल करते हैं और उसमें क्रश्ड ग्लास का पाउडर उसको मुंह के अंदर झिल्ली में जज्ब होने में मदद देता है। एंड देन व्हेन यू ऐड एडिक्टिव्स, उसमें नशावर चीज़ें शामिल होती हैं, तो आप जब उसको खाते हैं एक तो बहुत देर तक मुंह में रखते हैं, तो यहाँ पे ज़ख़म बनता है जो कैंसर का बायस बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसकी आपको आदत हो जाती है। वो जब ज़ाहिर है जब एडिक्टिव्स होंगे आदत हो जाएगी तो वो नहीं छोड़ पाएंगे, और ये छोटे छोटे बच्चों में भी है। इसकी शुरुआत होती है, अगर आप किसी को देखें ना कि जिसका मुंह पूरा नहीं खुल रहा, उसको कहते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन समझी जाती है। अगर आप उस पर पकड़ लें, उसका छुड़वा दें आदत, तो हो सकता है कि आप उसको कैंसर होने से बचा सकें। ये होता है कि जब आप मुस्तकिल ये वाली अशिया खाते रहते हैं तो आपकी मुंह की झिल्ली सख्त हो जाती है और मुंह खुलना कम हो जाता है, उसको कहते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो यूजुअली लोग हिस्ट्री देते हैं कि उनसे पूरा खाना खाया नहीं जाता, वो शर्मिंदा होके या तो सामने कम खाते हैं या फिर छुप के घर में। कुछ ऐसे भी लोग हिस्ट्री देते हैं कि ये हमारे सामने कुछ अरसे से खाना नहीं खा रहे थे, कमरे में ले जाते थे अपना खाना। तो अगर वहाँ पे भी पकड़ लें तो भी आप उसको मे बी उसको कैंसर बनने से रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर छोटी एज से लोग खाना शुरू होते हैं, गुटखा और छालिया और ये वाली चीज़ें, तो वो फिर बाय मिड लाइफ तक तो उन्हें हो चुकी होती है बीमारी। हम लोग यू वेरी राइट, ये जो हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं वो मेजॉरिटी यंगर एज है, अपने लेट 20s में, अर्ली 30s में। आप सोचिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज है और इसी में वो कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। और ये समहाउ सस्ता नशा समझा जाता है। तो ज़्यादातर जो लोग पहले ही फाइनेंशियली चैलेंज्ड होते हैं, जिनके माशी हालात पहले ही मुश्किल होते हैं, उनमें पाया जाता है और उनको फिर इलाज में भी चैलेंजेस होते हैं। तो हम उनको फिर वेलफेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जब वो आते हैं उनको पैसों का पता लग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनके 6-6 महीने तक बारी नहीं आती। हमारे पास आते हैं, वो कॉस्ट का सुन के चले जाते हैं। तो वी हैव हमने बहुत कुछ किया है। आगा खान यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन्स, हमने सपोर्ट ग्रुप तश्कील दिया जिसमें हम अवेयरनेस भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ ऑन वॉलंटरी बेसिस। इसमें कोई हम किसी से पैसे नहीं लेते, सब अपना, हमारी पूरी टीम है जो कि इसमें अपनी एफर्ट्स लगाती है। जगह जगह जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे जुलाई का मंथ है तो ये जो मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद आगा खान यूनिवर्सिटी ये कैंपेन जुलाई में चलाते हैं, जहाँ पे हम अपने हाउसकीपिंग को, नर्सेज को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मीडिया पे इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं कि होता क्या है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्ली हुकूमत की शायद ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। अक्टूबर आपने देखा जब से प्रायोरिटी बनाया तब से हम ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत अर्ली स्टेज में देख रहे हैं जो कि पहले हम नहीं देखते थे। तो बहुत सारे लोग अब स्क्रीन डिटेक्टेड आते हैं। अगर हम इस पर भी फोकस करें, आई थिंक आई एम ग्लैड कि यू ब्रॉट अप दिस थिंग, आप लोगों ने टाइम दिया इसको, बिकॉज हमें मीडिया में भी पता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो बीइंग अ डॉक्टर जब हम लोगों को अजियत में देखते हैं तो वो लोग पेशेंट्स कहते हैं हम तो कोई बताता ही नहीं है, हमें पता होता तो हम ये ना करते। सो आई थिंक हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अवेयरनेस। हम अगर हमारे मीटिंग में कोई मरीज़ आता है तो हम उनको कहते हैं आपने जो आज बात सुनी अपने जाके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में बताएं। अगर मुझे आई कम अक्रॉस सम बच्चा जो कि इसने मुंह में डाला होता है, लिया होता है, तो मैं उसको कहती ज़रूर हूँ कि आप इसको बेटा निकाल दें, इससे कैंसर होता है। मैं कैंसर की डॉक्टर हूँ और मैंने ये अब तस्वीरें। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है, अगर आप यंगस्टर्स को समझा रहे होते हैं तो वो कहते हैं एक तो पहले लापरवाही वाला एटीट्यूड होता है, अरे कुछ नहीं होता, पहली तो ये आप सुनेंगी। दूसरी चीज़ होती है कि नहीं मेरे अब्बा तो 8 साल से खा रहे हैं। जी, ये बहुत कॉमन है कि वो उन्होंने तो सारी ज़िंदगी स्मोकिंग की। देखें जैसे हमने कहा कि 90% वो हैं, बहुत से लोगों में उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है या उनमें मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि वो डेवलप नहीं कर पाते या बहुत लेट कर पाते हैं और इंडोलेंट होता है, बहुत अग्रेसिव नहीं होता। लेकिन आपके पास कोई गारंटी तो नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम गेट कैंसर्स। और हम जो देखते हैं तक मैं 90% तो मैं कह रही हूँ जो पब्लिश डेटा है या जो हमने पब्लिश किया है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं 95% कहूँगी कि उनमें हिस्ट्री ज़रूर मिलती है किसी ना किसी की। अगर इनिशियल विजिट पे वो दे आर शाय, वो नहीं बताना चाहते, वो बाद में बता देते हैं कि हम हाँ इस्तेमाल करते थे। और फिर आप स्टेन टीथ देखते हैं। सो मैं इस पे डेंटल हाइजीन पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में इन जनरल बहुत पढ़ी हुई, जब हमारे आगा खान में आप दोनों किस्म की पॉपुलेशन देखते हैं, हाईली एजुकेटेड एंड ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। तो बाज़ वक़्त हैरत होती है कि आपको मुंह में स्मेल आ रही है, आपके स्टेन टीथ हैं।
तो एटलीस्ट अगर हर शख्स अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने पे दिखा ले, रिव्यू करा ले, तो कोई अगर कैविटीज़ हैं, क्योंकि बार बार किसी वजह से चोट लगना, अभी हमने हिस्ट्री देख रहे हैं कुछ लोग की लॉन्ग मुस्तकिल बहुत सालों तक एक ही जगह, तो वो चोट का बायस ही बन रही थी ना, ऑल्दो वो गुटका नहीं था। कुछ लोग जैसे छोटे बच्चे उसमें पेंसिल खा जाते हैं, उसका जो वो होता है, तो उससे भी एक गले का कैंसर हाइपोफेरिंजिस एरिया का होता है। तो हिस्ट्रीज इस तरह की मिलती हैं। तो अगर आप डेंटल रिव्यू करवा लें, कुछ अगर कंडीशन है उसको वो कर लें, स्केलिंग कर लें, तो आपका स्क्रीन होता रहेगा, ठीक है। या कोई ज़बान पे छाला है, ओवर द काउंटर बोनजेला ले लेंगे, सोमोजेल ले लेंगे, गार्गल्स कर लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। ओवर द काउंटर आप करते रहेंगे। डॉक्टर साहब उससे सही भी हो जाते हैं। देखिए जो सही हो जाते हैं उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ दीज अल्सर्स आर एफ्थस अल्सर्स। ऑल्सो जब स्ट्रेस में होते हैं, विटामिन्स की कमी होती है, ज़्यादातर स्ट्रेस में ये अल्सर्स होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अवेयर रहें कि अगर वो अल्सर बढ़ रहा है, ठीक नॉन हीलिंग अल्सर ठीक नहीं हो रहा है या उसमें से खून रिस रहा है, तो आप मुस्तनद ENT डॉक्टर के पास जाएं। वो देखेंगे, अगर उनको लगेगा कि ये कैंसरस टाइप का है या ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो दिल डायरेक्टली बायोप्सी तशखीस करेंगे। हो सकता है वो कैंसर ना ही निकले, लेकिन आप डिले ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब ये अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर पे हमने बात की थी कि छोटा सा एक ऑपरेशन करके ख़त्म, तो इसमें भी यही होगा। लेकिन आप जितना इसको बढ़ाएंगे, ऑपरेशन भी बड़ा होगा, गर्दन के गदूद भी निकलेंगे और शुआएं और शायद कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी, मुकम्मल इलाज फिर होगा। और हमारे मैं अभी डेटा प्रेजेंट करके आई हूँ, अपने हमारा ग्रुप प्रेजेंट करके आया इंटरनेशनल मीटिंग में, और हमारे और इंडिया का डेटा तकरीबन सेम था एज अपोज टू यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़। 70% लोगों को कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इससे ज़्यादा बल्कि वो है तादाद है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही लेड बैक एटीट्यूड जो आपने कहा, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक ये पूरा कौमी एक हमारा बन चुका है, लेड बैक एटीट्यूड अलमिया है, हर चीज़ में बन गया है कि आँख बंद कर लेना कि ऐसी चीज़ है। और एक और बहुत ही अफसोसनाक बात जो ये होती है कि कभी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होती तो आपकी फैमिली में ही आपको लोग कहते हैं, अरे पागल हो, डॉक्टर क्या मत जाना, वो तो कोई बहुत बड़ी बीमारी को बड़ा लंबा खर्चा बता देंगे। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर अपना काम ही करेगा ना। अगर आप बीमार हैं तो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के किस इलाज की किस वक्त ज़रूरत है। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ मौजूद है और बात कर रहे हैं आज हम हेड एंड नेक कैंसर की। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा तादाद तो इन लोगों की जो कि पान गुटखा छालियाँ खाते हैं, जिसकी वजह से मुंह का कैंसर हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है? अच्छा, ये अल्कोहल हम समझते हैं कि हमारे हेड एंड नेक कैंसर का सेकंड नंबर पे जो बायस बनता है वो शराब नोशी है, जो वेस्ट में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द कॉजेज़ है। इसके अलावा जैसे मैं आपको कही थी, कोई भी चोट बार बार लगती रहे, वहाँ पे नस्वार का इस्तेमाल, फिर कुछ वायरसेस होते हैं। अब ये चीज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, या गले का जो निगलने का आला है उसका कैंसर, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी होता है। इससे सर्वाइकल कैंसर भी होता है ख़वातीन में। तो अब इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये पढ़े लिखी फैमिलीज़ को पता भी है कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में लग रही हैं, लेकिन वो लगवाते नहीं हैं। अच्छा, ये जो वैक्सीन्स हैं, स्कूल गोइंग एज पे इसका रोल है लगाने का। और अब ये कहा जा रहा है, दुनिया भर में जो तहकीक हुई है, ऑल्दो हेड एंड नेक कैंसर में HPV रिलेटेड कैंसर्स के लिए अभी इसका इस्टेब्लिश रोल नहीं है, लेकिन जितना भी रीसेंट डेटा भी पब्लिश हुआ है पिछले 1-2 साल में, वो कह रहे हैं कि इस स्कूल गोइंग एज में आप लड़कों को भी लगवाएं तो आप ये गले के कैंसर को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गले के कैंसर की वजूहत क्या हो सकती है? सिगरेट नोशी, ये सब वही वजूहत हैं। तो ये पूरा जो रीजन है हेड एंड नेक कैंसर्स का, उसमें सेम वजूहत हैं। सिगरेट नोशी, अल्कोहल, छालिया, पान, गुटखा। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने दफातर में एक बंद एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ AC चल रहा होता है, वहाँ कोई ताज़ा हवा का गुजर वहाँ से नहीं होता, पूरा वक्त
या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माइंस में काम करते हैं, या उनके दफातर या कोई दर्जी की दुकान है, कोई ऐसी जगह जहाँ हवा का गुजर नहीं है, सिर्फ एक पंखा चल रहा है, एक बंद कमरा है, क्या इस तरह का एनवायरनमेंट खतरनाक हो सकता है? इस तरह का इन्वायरमेंट देखिए कैंसर का बायस नहीं बनेगा अगर कोई और फैक्टर नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इसका जो जवाब है वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। लाइक हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब कि आप काम तो उसमें इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, लेकिन ये तहकीक साबित करती है कि दिन की रोशनी आपके मूड पे भी और आपकी बॉडी पे भी अच्छा असर रखती है। दिन की रोशनी या सूरज की रोशनी आपको विटामिन डी भी देती है। विटामिन डी की कमी बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है, डिप्रेशन का, इम्यूनिटी लो होने का, कुछ कैंसर्स में भी इसकी इम्प्लिकेशन है। लेकिन विटामिन डी की कमी अलोन विल नॉट कॉज कैंसर, देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स। तो अगर आप वॉक करते हैं, आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक मुनासिब है, आप ग़िज़ा के अंदर फ्रूट्स की सर्विंग्स लेते हैं, आप फाइबर लेते हैं, फाइबर का मतलब चक्की वाले आटे की रोटी लेते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग टुवर्ड्स बग़ैर चक्की वाले आटे की हम उसकी तरफ चले गए हैं और हम लोग फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। सो अगर आप ये फ्रूट्स फाइबर ये सब लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आप बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत बेहतर होती है। और नींद पूरी करें, क्योंकि जब आप सोएंगे 6 से 8 घंटे रात की नींद, तो उस दौरान आपका इम्यून सिस्टम रिवाइव होगा, रिकवर होगा। अगर ये सब आप नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा, फैट बढ़ेगी, और आप स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो सिर्फ ये चीज़ें अलोन आपको कैंसर से नहीं बचाएंगी बहुत, लेकिन आपका रिस्क कम करेंगी, डेफिनेटली रिस्क कम करेंगी, और आप हेल्दी फील करेंगे अपने आप को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है, बहुत दफ़ा मौरूसियत की वजह से हेरिडिटरी ट्रांसमिशन भी होती है कुछ जीन्स की, जो कि आपकी फैमिली में मौजूद हैं। हमारे पास आखान में जेनेटिक कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, फैसिलिटी मौजूद है जिसके थ्रू हम यूएस टेस्ट भिजवाते हैं, जहां हमें लगता है कि मौरूसियत की वजह से कैंसर हो सकता है। क्योंकि अगर हमने वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उस मरीज़ का ना सिर्फ वो कैंसर ट्रीट करते हैं, बल्कि फिर उसकी वजह से कोई और कैंसर होने का अगर खदशा है उनको या उनकी फैमिली को, तो उसके लिए भी टाइमली रोकथाम हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे पान गुटखे और ये जो लोग खा रहे होते हैं, अगर कोई शख्स है जिसको एक खदशा हो कि शायद हो सके और वो इमीडिएटली रोकता है, तो ऑफ कोर्स एक वो जो एक कैफियत होती है, विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत मुश्किल। विड्रॉल सिम्टम का मेरा मतलब है कि जैसे आप कभी नशा करना छोड़ते हैं और नशा छोड़ते हैं तो आपकी जिस्म एकदम से रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपसे नहीं रहा जाता, जिस्म टूटता है, तबीयत ख़राब होती है, आपको दोबारा नशा चाहिए होता है, तो उसको विड्रॉल कहते हैं। डॉक्टर साहब, तो विड्रॉल से बचने के लिए क्या होता है? क्योंकि ऑफकोर्स हर तरह का जो नशा, जो लोग तंबाकू नोशी भी तर्क करने की कोशिश करते हैं, शराब नोशी या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उनकी ऑफकोर्स विड्रॉल सिम्टम्स से डर के वो दोबारा उस तरफ चले जाते हैं। वेरी वैलिड क्वेश्चन, और यही मेन वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि एडिक्शन है वो सिर्फ अपनी विल पावर पे नहीं कर पाते। सो इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प हमारे पास क्लिनिक्स मौजूद हैं, और वो देखते हैं कि नशा किया कौन सा जा रहा है, कितने अरसे से किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है। अब एक सिगरेट कोई दिन में एक दफ़ा पी रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं होगी छोड़ना, लेकिन अगर कोई 30 पी रहा है उसके लिए मुश्किल होगी। और वो जब छोड़ेंगे तो वो वही जैसे वो कहते हैं कि हम खाते हैं तभी हम काम भी कर सकते हैं, हमें ड्राइव मिलती है, हम उसके बगैर नहीं कर सकते। सो दे नीड प्रोफेशनल हेल्प। उसमें साइकोथेरेपी भी है, उसमें डिफरेंट पैचेस भी होते हैं जो टेम्परेरली देते हैं, कुछ मेडिसिन भी हैं जो कि हेल्प करती हैं छुड़वाने में। अच्छा, कुछ लोग अपनी विल पावर से कर लेते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम रमज़ान में छोड़ेंगे। रमज़ान इज़ द आई थिंक ईजीएस्ट वे टू डू सो, बिकॉज आपने रोज़ा तो रखना ही 14-16 घंटे का, तो उसमें आप छोड़ सकते हैं, तो बाद में आपके लिए आसान हो जाता है। हाँ। तो एक दिन मुकर्रर कर लें, एक महीना मुकर्रर कर लें। ज़्यादातर लोग रमज़ान मुकर्रर करते हैं, कोई मुहर्रम भी कर सकते हैं, और उसमें भी आप खुद से नहीं कर पा रहे तो वी हैव प्रोफेशन, है मेडिसिन हैं, गम्स हैं, पैचेस हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह कुछ जेनेरिक टर्म्स होती हैं जो कि हम सुनते हैं और उनके ऊपर हम अपनी पूरी तालीमात को और अपनी स्टडीज़ को बेस करके लोगों तक बात पहुंचा रहे होते हैं। अब जिस तरह हम बार बार कह रहे होते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अरे हम तो कच्ची छालियाँ खाते हैं, हमने तो पान वाले से कच्ची छालियाँ ली। कुछ खवातीन हैं और हजरात हैं वो कहते हैं अरे हमने तो सिर्फ सौंफ और वो सुपारी। अब वो जो अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपको पता है नस्वार एक बहुत बड़ी रेंज है लोगों की जो नस्वार अभी तक
कंज्यूम करती है। नस्वार को मॉडिफाई करके भी अब वो मार्केट में अवेलेबल है। आप मुझे बताइए ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं? ये सब उतनी ही खतरनाक हैं जितना गुटखा है। जितना गुटखा है। इसलिए कि जो आप सुपारी की बात करें ना, ये बचपन में हमें भी दी जाती थी। हमारे कॉलेज में लोग बच्चे वो क्या कौन सी सुपारियाँ थी, शाही सुपारी थी, सॉरी बट सो वो नोकीली होती हैं, तो वो भी जख्म का बायस बनेगी क्योंकि बहुत चबाते हैं, आपके दांत भी खराब होते हैं। बिल्कुल उसी हल्के से आपको लगता है कट से पड़ गए, सुन सा हो गया। एग्जैक्टली, तो वो भी खतरनाक है। और आपने नस्वार का पूछा, नस्वार तो क्योंकि वो बहुत देर तक जो चीज़ रखी जाएगी उस पर नशावर होगी वो, और रखे ज़बान के अंदर, मुंह के अंदर रखे चले जाते हैं, घंटों तक रखी हुई होती है, वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसका इफेक्ट होता है। सो डेफिनेटली वहाँ पे ज़ख्म बनाएगी, और ज़ख्म इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दो दफ़ा के इस्तेमाल से नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों के अंदर ये जाके डेवलप होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैफीन वाले ड्रिंक्स होते हैं बहुत सारे लोग उस पर एडिक्टेड होते हैं। कुछ लोग कॉफ़ी पे, वो कैंसर का, कुछ लोग फिजी ड्रिंक्स होते हैं दिन में 4-4 6-6 पी रहे हैं, और उनकी ओरल हाइजीन इतनी नहीं है, तो मुंह में एक इफेक्ट तो रह जाता है सर। सो उसको उनको माउथ वॉशेस इस्तेमाल करें, रेगुलर अपना डेंटल मुआयना या स्केलिंग एवरी 6 मंथ्स कराएं। ये हम लोगों की डेंटल ब्रश यूज़ करने का तरीका भी ठीक नहीं है। सो दे नीड टू कीप माउथ फ्रेशनर्स, रिंस कर लें माउथ वॉश से, अपने ऑफिस में रख लें, अगर कॉफ़ी पिए उसके बाद जाके रिंस कर लें। और आई थिंक ये बेसिक एथिक्स में भी शामिल होता है कि अगर आपने कॉफ़ी या ड्रिंक लिया है, कुछ खाया है, तो आप किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बेसिक एथिक्स बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है, और इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इसका एक बहुत ही प्रेवलेंट जवाब होता है कुछ नहीं होता। वो उनको कुछ नहीं होता, मगर जिनके साथ वो बैठे होते हैं उनको होता है, और हमें ऑफ कोर्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताएं, जब पान गुटखा ये चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, मुंह के अंदर आपके लिए जख्म बनता है जो कि कैंसर का बायस बनता है, इसके अलावा जिस्म में और कौन कौन से कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं इसकी वजह से? देखिए स्मोकिंग तो आपके बहुत सारे कैंसर्स कर सकता है। ये भी फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं उसका कैंसर, लंग कैंसर का तो नंबर 1 रीज़न है ये। आपका ब्लैडर का कैंसर बन सकता है, ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर का बायस बन सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का बायस बन सकता है, यूट्रस का जो है। सो स्मोकिंग कैन कॉज मैनी कैंसर्स। ठीक है, स्पेशली मुंह का, फूड पाइप का, लंग का और ब्लैडर का। और यही वाले कैंसर्स गुटखा और छालिया इन चीज़ों से भी हो सकते हैं। गुटखा और छालिया से ज़्यादातर आपके मुंह के एरिया के होते हैं, मुंह के रीजन के होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। डॉक्टर साहब वो इक्वली हार्मफुल नहीं है आपकी किडनी, आपके मैदे के लिए? अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके अंदर खतरनाक अज्जा शामिल हैं, केमिकल्स शामिल हैं, तो डेफिनेटली खतरनाक होते हैं। और दैट रिमाइंड्स मी कि जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई थी उसमें ये भी पता लगा था कि जो गुटखा बिक रहा था, उस गुटखे के केमिकल एनालिसिस से पता लगा जो मरे हुए जानवर का खून ये ज़िबा खाने से लेते और उसके मरे हुए जानवर का खून शामिल करते थे, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो जाती थी कि खाने वाले को अच्छा लगता है। तो कैन यू इमेजिन अगर क्रश ग्लास उसमें मिला हुआ होगा, मरे हुए जानवर का खून मिला हुआ होगा, तो वो तो पूरे जिस्म पे आपके असर करेगा, खून के में सरायत करके वो आपके किडनी को भी डैमेज करेगा। हमें वो सिर्फ एक गुटखा लग रहा है या सिर्फ एक पान लग रहा है, लेकिन उसमें ये सब है। और डॉक्टर साहब मुझे पता है अब एक ओवरऑल माइंडसेट भी हमें बदलना चाहिए कि अगर हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो ख़वातीन है अपने घरों में अपने बड़ों को खाते हुए देखती हैं, तो बच्चे ऑफ कोर्स बड़ों की ही एक आदत को अपनाते हैं। उनको लगता है कि हमारे वालिद साहब इतने बड़े हीरो हैं, मोहल्ले में सब उन्हें सलाम करते हैं और वो मुंह में हर वक्त पान रखे हुए होते हैं, तो हम भी अपने अब्बा की तरह एक हीरो लगेंगे। आई थिंक ये जो एक लेगेसी इस चीज़ की जो फॉलो करते हैं बिल्कुल गलत है। इस तरह की ट्रेंड्स नहीं फॉलो करने चाहिए, और हम बारहा आपको बताते भी रहते हैं और कोशिश भी आगे करते रहेंगे कि आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस दें। और जो बॉटम लाइन है वो यही है कि पान, गुटखा, छालिया ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बे इंतहा मुज़र है, स्मोकिंग मुज़र है, इन चीज़ों से दूर रहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक शानदार पाकिस्तानी से, खातून जो कि बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं, सोप्स बनाती हैं और कंपनी का नाम है हैंडमेड जॉय। हमारे साथ हैं नायाब ज़हरा।
अस्सलाम वालेकुम नायाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा नायाब, ये हैंडमेड जॉय का जो सफ़र है शुरू कब हुआ? बेसिकली जस्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग कोरोना का पीरियड, कोविड जब सब लॉकडाउन हो गया था तो घर पे हमें बैठना पड़ गया था सबको। तो बेसिकली आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड एट दैट टाइम। तो एक डिप्रेशन सा हो गया था कि भाई एवरीवन इज़ लाइक हेल्पिंग द पेशेंट्स और मैं घर पे हूँ, मैं क्या करूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड माई रिसर्च ड्यूरिंग दैट टाइम एंड 2021 आई स्टार्टेड दिस। और बच्चा जो मेरा बेटा है, ही वाज 3 years old, वो हाथ नहीं धोता था। तो मैंने कहा भाई कि खूबसूरत सी चीज़ होनी चाहिए कि वो हाथ तो धोना शुरू करें। दैट्स व्हाई फिर आई जस्ट मेड दीज थिंग्स। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। Yeah. और अभी तकरीबन 3 साल का वक्त Yeah, हो, almost, yeah. तकरीबन 3 साल का वक्त हो गया। जब आपने शुरू किया तो आपने पहला क्या चीज़ बनाई थी? पहला कौन सा डिज़ाइन बनाया था? पहला एक्सपीरियंस क्या था? द फर्स्ट डे। पहला एक्सपीरियंस वाज लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि फेलियर्स हो रहे थे कि ये चीज़ नहीं सही हो रही, वो चीज़ नहीं ठीक हो रही। तो आई केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्चिंग। तो देन मेरा जो बेस्ट सेलर है यूनिकॉर्न वाला है, यूनिकॉर्न सोप, आई डिड दैट एंड दैट्स इट्स बीन द बेस्ट सेलर सिंस दैट टाइम। अच्छा, और ये आपने फिर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे डाला। या तो मुझे बताएं नायाब, फॉलोअर्स आपके किस तरह बढ़ना शुरू हुए? वर्ड ऑफ माउथ था या आपने कोई मार्केटिंग पीआर फर्म हायर की थी? Basically, I started in Islamabad from a local exhibition. Happiness Bazaar में मैं गई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन I just started from there and people used to stand and come to my stall and look कि ये बड़ी प्यारी चीज़ें ये क्या है। वो जो बड़े बड़े अंकल्स होते हैं, they're looking कि अच्छा ये क्या है, ये साबुन है, how did you make that? तो people very appreciated it very much. तो उसके बाद से मैं कहा नहीं, we are going in the right direction, I should pursue it. और सुबह पे word to mouth और Facebook की marketing and all, उसी से होगा। अच्छा, प्राइस रेंज क्या है प्रोडक्ट्स की? अच्छा, बेसिकली सोप्स जो हैं हमारे, मिनी सोप्स जो हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक 80 रुपीज़ से एंड देन गो अप टू लाइक 500 फॉर लाइक आवर बेस्ट सेलर। एंड सेम फॉर द कैंडल्स, जो हमारी फ्लोटिंग कैंडल्स हैं वो 80 से स्टार्ट होती हैं एंड देन जो हमारी बिगेस्ट कैंडल है वो 1000 तक जाती है। 1000 तक चली जाती है। अच्छा, और आप कस्टमाइज़ भी करती हैं? अगर किसी को अपने बाथरूम में या अपने कमरे के अंदर कोई 500 सिर्फ वाइट कैंडल्स चाहिए हो या सिर्फ ऑरेंज चाहिए हो या मखसूस कोई डिज़ाइन चाहिए हो, जिस तरह यूनिकॉर्न का सोप है, हाँ, अगर किसी को यूनिकॉर्न की कैंडल्स चाहिए हो, हाँ, दैट कैन बी डन। कलर्स भी हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। इवन जो सेंट्स डलती हैं इसमें, पीपल लाइक जी हमें लेवेंडर बहुत पसंद है, हमें जैस्मिन बहुत पसंद है, तो दैट इज़ ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग जो भी हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नायाब, वो कौन सा मौका था जब आपने ये रियलाइज़ किया कि यार इसको मैं अब एक्सपैंड करूँगी या इसको मैं प्रॉपर्ली एज अ बिजनेस लेके चलूँगी? Basically, 3 years में, like start of this year, I have been attending different workshops and seminars regarding women empowerment. अब I am into this. I just recently started giving workshops to the children as well. कि जो मेरा आर्ट है, why don't I propagate to others? कि आप अपना आर्ट किसी और को सिखाएं ताकि वो छोटी एज से सीखें और अपना बिजनेस चलाएं। तो that's why बस ये मैं इसको इस तरह ही लेके चल रही हूँ। अच्छा, और आपके इन लॉज का, हस्बैंड का कैसा रिस्पॉन्स था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स का इतना रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है, शी वाज लाइक अच्छा अब क्या बना रही हो, आज क्या बनाया, कितनी सेल्स हुई। शी वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि ये है। और हस्बैंड वो भी एग्जीबिशन पे, इवन जो हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन थी, ही स्टूड देयर विद मी सारा खुद के फर्स्ट टाइम है, कहीं मुश्किल ना हो, कहीं डर ना लगे। तो ये उनका, दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा, जब पहला आपने एग्जीबिशन किया, उसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स है? क्या था? हाउ वाज इट? Was it lukewarm या all sold out? It was very unexpected. मतलब at that time I did not even know how to price my products even. तो उसका जो response आया, and जब मैंने घर में आके पैसे देखे, I was like this is unbelievable कि how did this happen? I don't even know what I'm doing. तो मार्शल से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। फिर आपने बजटिंग करना शुरू की कि मैंने इतने लगाए, मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करना शुरू की, फेम्प्रो का जो होते हैं उनके अटेंड करना शुरू की। फिर जो डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कराची वन फेस्टिवल है, दे गिव वर्कशॉप्स, द क्राफ्टर्स गिल्ड के जो वर्कशॉप्स होते हैं, तो उनसे काफ़ी ट्रेनिंग मिली और काफ़ी कुछ सीखा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए चीज़ें। अच्छा, अभी आपके प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू लोग इनको आपसे परचेज कर सकते हैं। आप और एग्जीबिशंस करती हैं या कहीं किसी आउटलेट पे भी आपने रखाए हुए हैं? Not at the moment, but planning on to go into like physical space, but not at the moment, so all online. और मेडिसिन का क्या हुआ? मेडिसिन अभी ब्रेक पे है? मेडिसिन भी बीच में चलती रहती है, फ्रेंड्स पूछते रहते हैं अच्छा जी क्या हो रहा है, क्या है, तो वो चल रहा है। डॉक्टर की तो एडवाइस तो वैसे ही ऑनलाइन चलती रहती और है। आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है?
in radiology. Oh wow, that's Yeah. excellent. But I just like this at the moment more because I have small kids. My little one is like just 3 years old right now. So that's why pretty committed at the home. So I like this because it's all उनको तो home-based. बहुत मजा आता होगा, उनको मजा आता होगा, रंग बिरंगी चीजें बन रही हैं घर में। हाँ, और मेरा बेटा तो कहता है मुझे एक साबुन बना के दें, आज इस कलर का बना के दें, उस कलर का बना के दें। इवन टुडे ही वाज लाइक कि आप कहाँ जा रही हैं लेके, मुझे दें। अच्छा, और नया अब आपका अगला एग्जीबिशन कहाँ पे? अभी लेट्स सी, मोस्ट प्रॉब्ली जो है कराची वुमेन फेस्टिवल नवंबर में आ रहा है। अच्छा। तो इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग ऑन दैट। आई विल एनकरेज अदर एज वेल। अच्छा, एग्जीबिशन से पहले आप क्या प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं या ख़ास कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं? आपका स्ट्रैटेजी क्या होती है फॉर एग्जीबिशन? इट डिपेंड्स, स्पेशली बेस्ट सेलर्स तो होते ही होते हैं क्योंकि बेस्ट सेलर्स तो जाते हैं। एंड कंसिडरिंग कि आजकल थोड़ा सा पीपल आर लुकिंग फॉर स्मॉलर थिंग्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को फिर प्राइसिंग करके एंड उसके हिसाब से फिर करते हैं एग्जीबिशन में। ज़बरदस्त। नायाब, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, Thank you. और हमारी दुआ है कि आप ज़रूर हर गुजरते वक्त के साथ तरक्की करें, और हम लोग हमेशा एट द मॉर्निंग सा इनकरेज करते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को, चूँकि ये एक डॉक्टर भी हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स का भी बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है, और कोविड के अंदर डॉक्टर द फ्रंट लाइनर्स वो एक्चुअली द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री, जो कि इतने सारे लोगों की मदद कर रहे थे, और ये भी उन बेहतरीन लोगों में से जो कि अभी तक पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं गई हैं और यहीं पे काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच नायाब, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं, मुलाकात कराते हैं एक और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ हैं CEO मराइश क्लोथिंग इफ़त नासिर। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। इफ़त, मराइश आपका ब्रांड है कपड़ों का, कितने साल पहले शुरू किया? 1 साल एक साल हुआ। अभी स्टार्ट किया। हाँ, अच्छा। 1 साल ही हुआ। और ज़्यादातर तो लोगों ने अपने बिजनेसेस कोविड के टाइम पे शुरू किए थे जब कोरोना था। ये क्या किस वजह से आपने शुरू किया? आपको शुरू से शौक था? शौक तो था, हमेशा ऐसा ही होता है, आपको पता है ख़वातीन को तो होता ही है। बस प्लान अभी किया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये क्या है, नहीं, मेरे ख्याल से शौक लेट तो तो था हमेशा हाँ, से लेट था। तो कभी नहीं होता। आई थिंक अब जब भी इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। जब भी किया अच्छा किया। तो अभी आप ऑनलाइन ही काम कर रही हैं अभी तो या online क्या कोई आउटलेट बनाने का इरादा है? आउटलेट है इंशाल्लाह इन फ्यूचर, लेकिन अभी तो ऑनलाइन ही। ऑनलाइन कर रही है। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली कपड़े बनाने की? स्ट्रेटजी मैंने एक चीज़ जैसा मेरा तो अभी स्टार्ट है, 1 साल ही हुआ है, तो इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पीपल वांट समथिंग डिफरेंट। लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए। मैंने देखा है जो ऑर्डिनरी अगर आप ड्रेसेस बना लें तो उन पे मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, सबसे ज़्यादा जो DM पे लोग पूछते हैं वो ऑर्डर्स आते हैं काफ्तान का। काफ्तान का सबसे ज़्यादा मेरे पास ये मेरे काफ्तान हैं, यू कैन सी। ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। दिस वन। और इनकी क्या प्राइसिंग है? इनकी देखिए, मैंने अभी प्राइसेस तो बहुत ही रीज़नेबल रखी हुई हैं। 4000 to 5000 मेरी अभी प्राइसेस हैं काफ्तान्स की, जो कि कैजुअल हैं। और इसके साथ पैंट्स तो नहीं होती? इनके साथ आपको ज़रूरत नहीं है, आप अंदर टाइट्स वेयर कर लो, पैंट्स ले लो, कुछ भी ठीक है, आप ले सकते हैं। और ये 4000 से 5000 4000 to 5000। अच्छा, ये अभी ये जो थोड़ा आपकी casual कलेक्शन है इफ़त, ये जो भी आपने कपड़े बनाए हुए हैं, ये एक एक ही पीस आपने बनाया हुआ है, उसके बाद अब आप ऑर्डर्स पे बनाएंगे? ऑर्डर पे काफ्तान तो यूजली ऑर्डर्स पे, क्योंकि मेरे Orders पास पे। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स काफ्तान के ही हैं, तो वो तो ऑर्डर्स पे ही होता है। लेकिन ये कि मेरे पास और भी साइजेस होते हैं, लेकिन अभी हैं मेरे पास कुछ के तो साइजेस अवेलेबल होते हैं, कुछ मैं ऑर्डर पे कर लेती हूँ। अभी आप देखें विंटर आ रहा है, तो मैंने विंटर के हिसाब से भी अपनी कलेक्शन रेडी की हुई है। अच्छा, वेलवेट पे? वेलवेट पे, ब्यूटीफुल। ये वेलवेट पे है, दिस वन। और इनकी क्या प्राइस है? ये तो थोड़े से महंगे लग रहे हैं। इसके अराउंड 8 to 9000, 8 to 9000 है, क्योंकि ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, आपके देखें, तो इसका तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा और होती है। ये एक सैंपल है बेसिकली ना? ये तो सैंपल ये तो है। आपने सैंपल हाँ, बनाए हुए obviously हैं। उसके अच्छा, बाद इसके आपको ऊपर ऑर्डर आप- पे बन जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई खातून है जिनको ये पसंद आया लेकिन वो चाहती है इसको सफ़ेद रंग में बनवाना या पीले कस्टमाइज, में हाँ, बनवाना, यू कैन कस्टमाइज। आप कस्टमाइज हाँ। कर सकते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुझे एक बात बताएं, आफ्टर सेल्स सर्विस होती है मराइश की कि कभी कोई खातून है, उन्होंने ले लिए कपड़े, आपने डिलीवर कर दिए, उन्होंने 1-2 दफ़ा पहन भी लिए और फिर आपसे कह रही है यार मुझे फत मज़ा नहीं आ रहा, मैं चाह रही पहनने के बाद तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, आप नहीं है, रिटर्न हाँ। कर सकती, पहनने लेकिन के पहनने बाद से नहीं, पहले हाँ।
अगर कोई एक्सचेंज कराना अगर आपको साइज़ का इशू है तो वो चीज़ एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन वो तो फिर उसी वक्त होती है ना। हाँ, आप बिल्कुल। रख के पहनने के बाद अच्छा, तो कोई obviously आपने होगी। टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि 10 दिन में 15 दिन में आप साइज चेंज करा सकते हैं या ऑल्टर करा सकते हैं? 2 to 3 days। 2 to 3 2 डेज to 3 days, इससे ज़्यादा तो हम कपड़ों में तो नहीं दे सकते ना आप। ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी पे होता है काम कैश ऑन डिलीवरी या एडवांस आप पहले लेते हैं? ऑर्डर अगर हो तो ऑर्डर पे एडवांस होता है 50% या कोई? 50% हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये कि ऑर्डर पे तो एडवांस होता है, लेकिन ये बाकी के कैश ऑन डिलीवरी होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, और क्या कौन कौन सी कलेक्शन है आपकी? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास गाउन्स हैं। जो मेरे पास सबसे ज़्यादा मैंने बताया था ना, गाउन्स है और काफ्तान्स हैं, इनकी मेरे पास सबसे ज़्यादा आती हैं। गाउन्स और इन काफ्तान? हाँ, काफ्तान्स का। अच्छा, एक और चीज़ बहुत है ना आजकल ट्रेंड में है, यू कैन सी ये फ्लोरल प्रिंटेड जो है ना फ्रॉक्स, ब्यूटीफुल। ये भी लड़कियां मेरे पास बहुत ज़्यादा इनकी क्वेरीज आती हैं, डीएम, प्राइस, डिटेल्स, ये वो। तो ये मैं कस्टमाइज जो है आपके साइजेस के अकॉर्डिंग। और इनकी क्या प्राइस है दोनों की? इनकी 5000। 5000, वेरी अफोर्डेबल, रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। हाँ, बहुत ज़्यादा, ताकि हर कोई ले सके, सबकी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखिए, जिस तरह किसी ने आपसे परचेज कर लिया, फिर वो आपको थोड़े दिन के बाद वापस करें और कहें कि इफ़त इसकी ना स्लीव्स गायब कर दो, इसको स्लीवलेस बना दो तो इसको। कस्टमाइज तो हम ऑर्डर पे उसी वक्त नहीं, करते मतलब हैं आप ही के पीस को अगर दोबारा आप ही को दें कि थोड़ा सा इसके ना। अंदर अगर वो ये, पहन के दे दें तो फिर नहीं, आई मीन टू से कि अपने लिए ही तो करवा रही है ना। अच्छा, अपने लिए, अपने लिए के वो हम कर वो देंगे, कर सकते वो हैं हम आप। कर देंगे। अच्छा, मुझे बात बताइए, जब आपने फर्स्ट कलेक्शन अभी अपनी लॉन्च की, उसको कितने दिन हो गए? अभी 1 साल ही हुआ है आपको? 1 साल ही एक साल में आपने लास्ट कितने ईयर ही मैंने स्टार्ट किया था। और कितने कलेक्शन अभी तक आपने निकाले? मैंने अब तक 3 निकाल दिए। 3 कलेक्शन? 3 कलेक्शंस। अच्छा, और आपने शुरू फेसबुक से किया, इंस्टाग्राम से? यही बेसिक तो यही होता है, दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपने स्टार्ट किया? दोनों में मेरा अकाउंट है, तो मेरा फिर हैंडल है। उसके बाद आपने कोई मार्केटिंग टीम हायर की या अपना नाम फैलाने के लिए आपने ऐड, हाँ, बूस्टिंग करती हूँ मैं, ऐड करती हूँ, लेकिन अभी मैंने हायर नहीं किया है कोई मार्केटिंग मैनेजर, अभी तक हायर नहीं किया, खुद ही मैं रन कर रही हूँ फिलहाल तो। अच्छा, तो अच्छा मुझे बताएं वो कौन सा पॉइंट है जब आपको लगा कि हाँ यार ये चलना शुरू हो रहा है या अब इसमें मुझे बेस नज़र आ रही है? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कहा ना कि लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए। मैंने देखा है कि जब जैसा मैंने ये चीज़, मेरी पिक्चर्स आई हैं, मैं आपको पिक्चर्स मैंने दी हैं आपके टीम को, तो इस तरह के ड्रेसेस जब आते हैं ना तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है। तो इस मैंने एग्जीबिशंस भी की हैं, कराची वुमेन फेस्टिवल के साथ लास्ट ईयर मैंने एग्जीबिशन की थी। कैन यू बिलीव उसमें सिर्फ मेरे काफ्तान से सोल्ड आउट हुए थे। अच्छा, वो आप सैंपल्स ही सेल आउट कर देती हैं उसमें या अभी आप कलेक्शन, क्योंकि एग्जीबिशन में तो डिफरेंट साइजेस फिर आपको चाहिए होते हैं ना? नहीं, काफ्तान का तो आपको पता है फ्री साइज होता है। फ्री साइज काफ्तान का आपको पता है फ्री साइज होता है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन इफ़त इसमें लेंथ काउंट होती होगी ना? लेंथ काउंट कोई होती किसी है, की हाँ। हाइट कम है, ज़्यादा है? लेंथ काउंट होती है क्योंकि किसी की हाइट के डिपेंड करता है, तो उसमें फिर वो हमें ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप लोग इसको फौरन ही सेल आउट कर देते हैं? अगर वो उसी वक्त लेना चाहें, कोई विलिंग है तो उसी वक्त ले लें, बाद में आप ऑर्डर चाहें तो ऑर्डर दे दें। तो इस टाइप के ड्रेसेस मेरे, आपको पता है, इसका बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स आए इस ड्रेस के। नाइस। और इनकी क्या प्राइस है इन ड्रेसेस की? दिस वन इज फॉर 6000, 3 पीस है, इनर ट्राउजर्स ठीक है के साथ। ये थोड़े से आपको पता है फॉर्मल में आ जाते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है, लेस में है या ये नेट है। और आपको पता है वाइट का कितना ट्रेंड है आजकल, तो वाइट्स बहुत है नए। और क्या प्राइस है इसकी? दिस वन इज फॉर 8000 और ये वाला? ये 7 और ये विद दुपट्टा एंड ट्राउजर, विद दुपट्टा एंड ट्राउजर, दुपट्टा एंड 3 पीस है ये टोटल? 3 पीस 7000, तो 3 आपको पीस पता है वेरी रीजनेबल। ठीक है। वाइट आप ये देखिए। और आपका इफ़त बेस्ट सेलर कौन सा है कि जो सबसे ज़्यादा, जो आपको लगता है कि जो हर कोई जिसको मानो, तो ये वाला ना? दिस वन बहुत खूबसूरत। शायद हर लड़की को यही डिमांड होती है, मुझे ये इसका आप मेरे साइज में। तो आप इसके शूट भी करा रही होती मैंने है? शूट भी करवाए, पिक्चर्स हैं मेरे पेज पे, आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा। और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी आपकी टीम ज़बरदस्त। को। ख़वातीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर मराइश का जो सोशल मीडिया का लिंक है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं।
बेहतरीन काम कर रही हैं इफ़त, और हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि अगर आप भी कोई अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकती हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बेहतरीन पाकिस्तानीज़ हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, इनकी आवाज़, इनका ये जो काम है, इनका जो हुनर है पूरी दुनिया में फैले, सब लोग जानें, इनके बिज़नेस को फ़ायदा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा। इफ़त, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और हमारी दुआ है कि आपका ब्रांड बहुत सक्सेसफुल हो। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।